बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम नावल मदारी की एक और एपिसोड शुरू करने लगे हैं। मैंने इसकी नब्ज़ देखी तो वो बहुत ढीठ थी। इतनी कुव्वत से किए जाने वाले बेवार के इससे सिर्फ बेहोश किया गया था। इसकी नब्ज़ सुस्त थी लेकिन बाकायदगी से चल रही थी। अलबत्ता इसके 2-2.5 घंटों से पहले होश में आने के इम्कान नहीं थे। तुम इसके सामने क्यों आए थे? फरियाल ने किसी कदर खफकी से कहा। अगर ये तुम्हें मार देती, बचाने वाला तो अल्लाह है, लेकिन मुझे पहले तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। यू आर ग्रेट। मैंने इसके हाथ चूम लिए और ज़रा शर्माई लेकिन कुछ कहा नहीं। दरअसल ये तुम्हारे बच्चे के पास थी और मुझे इसके तेवर ख़तरनाक लग रहे थे। इसने बच्चे की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ा दिया था, तब मुझे मुदाखलत करना पड़ी। इसकी आंखें फैल गईं। ये कमीनी पहले भी कई बार मेरी गैर मौजूदगी में बच्चे के पास आती रही है और मुझे भी इसके तेवर दुरुस्त नहीं लगते थे। खुदा का शुक्र है मेरा बच्चा महफूज है और इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले कि वो जज्बाती होकर कोई हरकत करती, मैं इससे दूर हो गया। फरियाल, इसके होश में आने से पहले यहाँ से निकलने की फ़िक्र करो। तुमने शाइस्ता से बात की? इसने सर हिलाया। मेरी अम्मी से बात हो गई है और अब मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। बात वैसे ही खुल गई है, बस तो फ़ौरन तैयार हो जाओ। ये कपड़े बदल कर ऐसे पहन लो जिनमें ज़्यादा आसानी से हरकत कर सको और बच्चे का कम से कम सामान लो, बल्कि कुछ ना लो, बाकी सब मिल जाएगा। तुम्हारी कोई अहम चीज़ है तो वो भी साथ ले लो। इसने तेज़ी से अलमारी से कपड़े निकाले और ड्रेसिंग रूम में बदलने चली गई। मैंने पिस्टल उठाकर जेब में रखा, जूते पहने और अपने कपड़े उठाकर एक बंडल की सूरत में कर लिए। मैं कपड़े या कोई ऐसी शय यहाँ नहीं छोड़कर जाना चाहता था। रब नवाज कुत्तों की मदद से मेरा पीछा कर सकता था। फरियाल ने सादा और ढीली सी सलवार कमीज़ पहन ली जिस पर वो आसानी से हरकत कर सकती थी। इसने बच्चे का बैग उठाया और इसमें बच्चे का सामान भरने लगी। खुदा के लिए सब यहीं छोड़ दो। मैंने कहा सिर्फ बच्चे को ले लो। अच्छा, पानी की बोतल ले लो, इसे जल्दी जल्दी प्यास लगती है। ले लो मगर जल्दी, और अपना पिस्टल भी रखो, शायद ज़रूरत पड़े। इसे चलाना आता है, क्यों नहीं? इसने कहा और पिस्तौल अपने हैंड में रख लिया। मैंने इसे रोक दिया। इस पर मत रखो, बैग कहीं इधर उधर हो गया तो नहती रह जाओगी। फिर कहाँ रखूँ? इसने सादगी से कहा, अपने लिबास में। मैंने दूसरी तरफ देखा। इस तरह यह हरकत यह हर वक्त तुम्हारी दस्तरस में रहेगा। इसने खामोशी से पिस्टल अपने लिबास में रख लिया। ये बताओ कि बंगले में कोई गाड़ी है? हाँ, एक पुरानी शेवरलेट है। चाबी ड्राइवर के पास होगी। ड्राइवर कहाँ होता है? वो अपने क्वार्टर में होगा, अकबी हिस्से में है। ठीक है, पहले किसी मुलाजिम के तवस्सुत से इसे अपनी सिमत में यहाँ बुलाओ। मैं कोशिश करती हूँ। दरअसल यहाँ फ़ियाज़ का हुक्म मानते हैं सब। यह शायद मेरे कहने से ड्राइवर यहाँ ना लाए, वो कमरे से चली गई। मैंने एक बार फिर मुआयना किया। वो आम इंसानों से कहीं ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त रखती थी। मुमकिन था मेरे अंदाजे से पहले ही वो होश में आ जाती। मैंने इसे खींच कर ड्राइंग रूम में डाल दिया। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। ये मजबूत शीशम का दरवाज़ा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग था कि लाली होश में आने के बाद इसे आसानी से नहीं तोड़ सकेगी, बशर्त ये कि वो वक्त से पहले होश में आ जाए। फरियाल उजलत में अंदर आई थी। जल्दी करो, फ़ियाज़ कहीं बाहर गया है और बंगले के कोई नहीं है। हम आसानी से निकल सकते हैं। इसे कहते हुए बच्चा को उठा लिया। मैं पिस्टल के लिए इसके पीछे दरमियानी कमरों में एक राहदारी से गुजरते हुए हम बाएं तरफ वाक़या पूरा पोर्च तक गए। वहाँ ज़रा पुरानी शेवरलेट खड़ी थी, मगर किसी हाथी की तरह मजबूत या अब तक बेहतरीन हालत में थी। मैंने एक स्टोन की तरफ हो गया और फरियाल गाड़ी के पास खड़ी होगी। 5 मिनट में एक उधेड़ उम्र और मरियल सा शख्स आया जिसके चेहरे पर रोनी कैफियत थी कि बेख्तियार इसे हमदर्दी करना चाहता था। जी छोटी मालकिन, इसने फरमाबरदारी से कहा। गाड़ी निकालो, मुझे ज़रा काम से जाना है। वो फरीद तहमकाना अंदाज में कहा। ड्राइवर ज़रा हिचकिचाया। आपने फ़ियाज़ साहब से पूछा? फ़ियाज़ कौन होता है? फरियाल गराई। मैं जो कह रही हूँ, चाबी लाए हो? जी मालकिन, चाबी है, मगर फ़ियाज़, इसे डालो जहन्नम में। इस बार मैंने कहा और सामने आकर पिस्टल इसके सीने पर रख दिया। शराफत से गाड़ी में बैठो और जो कहा जाए वही करो। पिस्टल देखकर इसका रंग उड़ गया था। इसने कांपते लहजे में कहा, मुझे गोली ना मारे, आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगा। फरियाल, गाड़ी में बैठो। मैंने कहा, तुम ड्राइविंग सीट पर होगे तो मैं पिछली नशिस्त से तुम्हें अपनी इज़्ज़त में रखूँगा। अगर तुमने ज़रा सी गलत हरकत की तो मैंने सामने दरख्त पर बैठे कौवे का निशान लेकर फायर कर दिया। कौवा मारा गया। मुझे ज़रा अफसोस हुआ, मगर कौवे की लाश और खून देखकर ड्राइवर का रहासा हौसला भी जवाब दे गया था। इसने फुर्ती से कार में बैठकर इसे स्टार्ट। फरियाल पिछली नशिस्त पर बैठ चुकी थी। मैं भी पिछली नशिस्त पर आया, लेकिन बैठने की बजाय मैं आगे पीछे की सीटों के दरमियानी खला में लेट गया था। शेवरलेट खासी वसी और इस थी, इसके अंदर खासी गुंजाइश थी। मुझे लेटने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। यहाँ से मैं तो ड्राइवर पर नज़र रख सकता था, मगर मुझे कोई इस वक्त तक नहीं देख सकता था जब तक वो बिल्कुल पास आकर ना झांक। बस अब चलो, मैंने ड्राइवर को हुक्म दिया। इसने खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। दरवाजे पर चौकीदार है, कहीं वो ना रोक ले। फरियाल ने कहा। रोकेगा तो अपनी शामत को खुद ही आवाज़ देगा। मैंने जवाब दिया। मुझे यहाँ से निकलने के लिए 2-4 चल्लाशें गिराना पड़े तो इससे भी दरेग नहीं करूँगा। मैंने ड्राइवर को सुनाने के लिए कहा, प्लीज़ ऐसी बात मत करें। फरियाल डर गई थी। इसी लम्हे गाड़ी फाटक के सामने रुकी तो किसी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? छोटी मालकिन को लेकर शहर जा रहा हूँ। ड्राइवर ने कहा, छोटे मालिक का तुम्हें पता ही है। फरियाल ने मुँह दुपट्टे में छुपाते हुए सिसकियाँ लेनी शुरू कर दी। चौकीदार मुतासिर हुए बगैर रह न सका, लेकिन इसने पूछा, फ़ियाज़ साहब से इजाज़त ले ली है? हाँ भाई, इनकी इजाज़त से ही जा रहे हैं। ड्राइवर ने इसे यकीन दिलाया तो उसने फाटक खोलना शुरू कर दिया।
मेरे खुदा, फरियाल ने अचानक कहा, यह तो फ्याज आ रहा है, गाड़ी चलाओ। मैंने उठकर पिस्तौल की नाली ड्राइवर की गर्दन पर रख दी, मगर वो हिकलाया। गाड़ी चलाओ, मैं धाड़ा। इसी इसना में सामने से आने वाले शख्स ने, जो यकीनन फ्याज था, सूरत हाल को भांप लिया था। इसने अपने कुर्ते के अंदर हाथ डालकर कोई हथियार निकाला ही था कि ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। फाटक अभी पूरी तरह नहीं खुला था, लिहाजा गुजरते हुए गाड़ी का दायां फेंडर्स रगड़ खा गया था। इसी लम्हे मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी, मगर कोई नुकसान नहीं हुआ था। टायर ब्रस्ट हुआ और ना ही गाड़ी का कोई शीशा टूटा। दूसरे फायर के बाद मैंने हाथ बाहर निकालते हुए लगातार पीछे की तरफ कई फायर किए। मेरा मकसद इन्हें डराना था, क्योंकि चौकीदार के पास ज़्यादा खतरनाक हथियार नहीं राइफल थी। फाटक से निकलते मुझे सामने कोई 100 गज के फासले पर सड़क नजर आई थी। सड़क तो जाने के लिए कच्चा रास्ता था। तेज़ रफ्तारी से शेवरलेट पर इस पर उछलती कूदती जा रही थी। गालिबन इसी वजह से राइफल का पहला फायर कारगर नहीं था। ये मैंने फरियाल को माँ इसके बच्चे समेत सीट पर दबा रखा था। ड्राइवर बुलंद आवाज़ से जल्द तो जलाल तो अवृत करते हुए ड्राइविंग कर रहा था। इसके हाथ लड़ने से शेवरलेट लहरा रही थी। अकब से चौकीदार और फ्याज लबकते नजर आ रहे थे। मुसलसल फायर करने से फ्याज का रिवाल्वर खाली हो गया था। इसमें गोलियां भर रहा था, जबकि चौकीदार भागने के दौरान शेवरलेट का निशाना लेने की कोशिश कर रहा था। इसके दूसरे फायर ने अकबी शीशे को बखेर रखा था। फरियाल के हलक से बेख्तियार चीख निकली थी। इसके साथ ही शेवरलेट की रफ्तार सुस्त होने लगी थी। मैंने पलट कर देखा, ड्राइवर अपना सर स्टीयरिंग पर रखे नजर आया था। गोली ने इसकी गर्दन में सुराख कर दिया था। एक्सीलेटर से पाँव हटने की वजह से कार की रफ्तार सुस्त हो गई थी। ड्राइवर का नहीफ जिस्म नज़ा के कर्ब में झटके ले रहा था। इस वक्त तक शेवरलेट सड़क के पास ही पहुंच चुकी थी। सोचने का या अफसोस करने का वक्त नहीं था। ड्राइवर की कज़ा इसी तरह आई थी। मैं तेज़ी से अगले हिस्से में आया। दरवाज़ा खोलते हुए मैंने ड्राइवर को बाहर गिराया, जो अब तकरीबन लाश था। दरवाज़ा बंद करते हुए मैंने स्टीयरिंग संभाला और कार को सड़क पर ले आया। इसका रुख शुमाल मगरिब की तरफ करते हुए मैंने एक्सीलेटर दबा दिया था। शेवरलेट ने गराते हुए एक झटका लिया और रफ्तार पकड़ी थी। ड्राइवर के इंजाम के पेश नज़र मैंने सर नीचे ही रखा था। अकब से मुसलसल फायर हो रहे थे, लेकिन किस्मत हमारा साथ दे रही थी। अब तक ना कोई गोली टायर्स में लगी थी और ना ही पेट्रोल टैंक निशाना बना था। जब तक फ्याज और चौकीदार दौड़ते हुए सड़क तक आते, शेवरलेट इनकी फायरिंग के रन से बाहर आ चुकी थी। फरियाल अब तक अकबी नशिस्त पर बच्चे समेत दबकी हुई थी। इसने बच्चे को अपनी आगोश में यूँ छुपा रखा था कि इसकी उंगली भर नज़र नहीं आ रही। इस सारी भाग दौड़ और हंगामाराई से घबरा कर वो जाग कर रोने लगा था। अब उठ जाओ, मैंने कहा, खतरा पीछे रह गया है। फरियाल सीधी हुई। इसने सबसे पहले बच्चे को चमकार कर और प्यार करके खामोश कराया। बच्चा मुश्किल चंद महीने का था, इसी वजह से ज़्यादा वक्त सोकर गुजारता था और रोता धोता भी कम ही था। मैंने एक्सीलेटर को मुमकिन हद तक दबा रखा था। बिलाशुबा कार इस वक्त उड़ रही थी। मैं जल्द अज जल्द इस जगह से ज़्यादा दूर निकल जाना चाहता था। इससे पहले रबनवाज के कारिंदे पुलिस की मदद हासिल कर लें। प्लीज़ आहिस्ता चलाओ, फरियाल ने डरे हुए लहजे में कहा। वो एक सीधी सादी सी घरेलू ज़िंदगी गुजारने वाली औरत थी। ऐसी मार धाड़ और फायरिंग इसने पहले कहाँ देखी थी। इसका खौफज़दा होना फितरी था। मैंने रफ्तार ज़रा कम की, क्योंकि आगे सड़क ज़रा ख़राब थी, मगर इसलिए मैं रफ्तार में खुद ब खुद कमी आने लगी थी। इंजन रह कर झटके खाने लगा। मैंने तशवीश से इजहार किया कि इस मरहले पर कार में गड़बड़ का मतलब था कि हम पकड़े जाते। अभी हम मुश्किल 6 मील दूर निकले थे कि इस बात का इम्कान था कि रबनवाज के गिर के किसी दूसरी गाड़ी में हमारे तवक्कुब में हो। ये क्या हो रहा है? फरियाल ने परेशान लहजे में कहा। गाड़ी क्यों रुक रही है? शायद इंजन में कोई मसला हो गया है। मैंने जवाब दिया और बदस्तूर गाड़ी को चलाने की कोशिश करता रहा, मगर शेवरलेट के इंजन ने आखिरी झटका लिया और खामोश हो गया। कार थोड़ी दूर तक रेंगती रही थी। मैंने इसे सड़क से उतार लिया। दोनों तरफ खेत थे, जिसमें गंदम के नन्हे पौधे सड़ उठा रहे थे। नीचे उतरते इंजन रुकने की वजह लंबी सी लकीर की सूरत में नजर आई, जो पेट्रोल टैंक के अक्का में बनती आई थी। किसी गोली ने इसमें सुराख कर दिया था, जिससे पेट्रोल कतरा कतर रस कर गायब हो गया था। इस जहाज़ी साइज़ कार को अभी ईंधन भी अपनी जसामत के लिहाज से दरकार होता है। पेट्रोल खाने में ये किसी तरह भी मर्सिडीज से कम नहीं होती। फरियाल को भी सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा था। अब क्या होगा? इसने रवायती सवाल किया। वही जो मंजूर खुदा होगा, मैंने जवाब दिया। चारों तरफ दूर दूर तक किसी बंदे बशर की सूरत नहीं दिखाई दे रही। सड़क भी फिल वक्त खाली ही है। मैं सोचने लगा, अगर हम पैदल फरार हों तो कितनी दूर जा सकेंगे? शायद मील भर भी नहीं, और रब नवाज के आदमी हमें आ लेंगे। ये इनका इलाका था। यहाँ ज़राए हासिल करना इनके लिए बमुश्किल नहीं था। अभी मैं कोई फ़ैसला नहीं कर पाया था कि सामने से एक गाड़ी नंबरदार हुई थी जिस तरफ हम जा रहे थे। इसलिए मैं बिला तकल्लुफ़ सड़क के वस्त में आ खड़ा हुआ। पहले तो कार के ड्राइवर रफ्तार में कोई कमी ना की, मगर फिर मेरा इस्तेकामत और इससे ज़्यादा गालिबन फरियाल की झलकने से रुकने पर मजबूर कर दिया था। वो एक सेहतमंद किस्म का देहाती नौजवान था। इसने कार मुझसे बमुश्किल 1 फुट के फासले पर रुकी। क्या मरने की सलाह है मियाँ जी? इसने खिड़की से अपनी लंबी गर्दन निकाली। लफ्ज़ सलाह इसने यूँ अदा किया जैसे कह रहा हो, हाँ भाई, जब पीछे मलकुल मौत लगा हो तो सिवाय मर के और क्या किया जा सकता है। मैंने इसके पास जाकर और पिस्टल निकाल कर इसके सर से लगा दिया। हमें लाहौर जाना है। खिलाफ तवक्का वो बोदा साबित हुआ। पिस्टल की नाल पर प्रेशर महसूस करके वो थर थर काँपने लगा था। तो ज़रूर जाओ जी। मुझसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम लेकर जाओगे, मैंने कहा और फरियाल को अकबी नशिस्त पर बैठने का इशारा किया। इसने गालिबन मेरा तरीक़ाकार पसंद नहीं आया था, मगर मजबूरी थी। वो कार के अंदर बैठ गई और मैं इसके बराबर में बैठ गया। मैं अभी तो लाहौर से आ रहा हूँ। नौजवान परेशान होकर कहा। कोई बात नहीं, एक दिन में दोबारा लाहौर जाने से क्या हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी थोड़ी ही देर दूर जाकर उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया। ड्राइवर ने कहा कि इसमें पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, तो मैंने कहा भरवा लो।
10 मिनट बाद एक पेट्रोल पंप नज़र आया। खतरे की अलामत राइफल बरादर पुलिस वाले के सूरत में सामने आई। फसल के सीज़न में इस हाईवे पर खासा रश रहता है और पेट्रोल पंपों की आमदनी कई गुना बढ़ जाती है। हिफाजत के लिए वहाँ पर पुलिस लगाई जाती है। मुझे ड्राइवर की तरफ से ख़तरा था, अगरचे इसने अब तक मुकम्मल फर्माबरदारी का मुजाहरा किया था, लेकिन इंसानी जहन के बारे में क्या कहा जा सकता है कि कब पलट जाए। मैंने रुकने से पहले इसे आगाह कर दिया कि पिस्टल की नाल इसकी ऐन कमर पर थी और इसकी ज़रा सी गलत हरकत इसकी रीढ़ की हड्डी के 2 टुकड़े कर सकती थी। इसने सर हिलाकर अटेंडेंट को बुलाया, जिसने पेट्रोल भरने वाला पाइप किसी हथियार की तरह उठा रखा था। टैंकी भर दो, नौजवान ने कहा और अटेंडेंट ने फुर्ती से नोज़ल कार की टैंकी में फिट की और 1 मिनट में टैंकी भर दी। अदायगी करके हम आगे रवाना हुए। मुझे भूख लगने लगी थी और फरियाल का भी यही हाल था, बल्कि इसे खुराक की ज़्यादा ज़रूरत थी। बच्चा अपनी खुराक इससे से हासिल करता था, मगर मैं रुकने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। अलबत्ता रास्ते में एक रेडी से भुने हुए चने ले लिए, जिनसे खासी हद तक तसल्ली हो गई थी। शाम 4 बजे हम लाहौर की हदूद में दाखिल हुए। मैंने ड्राइवर को शालीमार के पास रोका। बस भैया, हमारा साथ यहीं तक था, अब तुम खैर से घर को सुधारो। मैंने फरियाल को उतरने का इशारा किया और नौजवान को 1000 का एक नोट पेश किया कि इस जहमत के बदले जो तुमने यहाँ तक पहुँचाने में उठाई, नोट ले लो। वो उजलत में फ़रार हुआ जैसे मैं इससे मजाक कर रहा था। वो अभी नोट वापस ले लूँगा। इसके जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैंने इसका नाम तो पूछा ही नहीं था। खैर, नाम में क्या रखा था। मैंने एक टैक्सी रोकी जिसके अकबी शीशे पर लाहौरी बादशाह लिखा था। शाहजी मॉडल टाउन जाना है। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। खैर से गड्डी किस वास्ते है? आओ भर जाइए, तुसी आराम से बैठो, अपनी ही गड्डी है। टैक्सी वाले ने फटाफट रिश्ता कायम कर लिया और इसके बाद सारे रास्ते इसका लेक्चर जारी रहा था, जिसका लबाब ये था कि दुनिया बहुत कमीनी हो गई है, आदमी और इंसानियत कोई कदर ही नहीं रही। जिसे देखो पैसे के पीछे भाग रहा है। मंजिल मकसूद यानी शाइस्तगा के बंगले पर पहुंचकर इसने जब किराया 250 रुपये तलब किया तो मैं कहे बगैर न रह सका। क्या बात कह रहे हो बादशाह हो, ये मुश्किल 125 रुपये बनता है और तुम पूरे 250 रुपये मांग रहे हो। वो 2.5 से बोला, क्या करे जनाब, हुकूमत के हर महीने पेट्रोल की कीमत बढ़ा देती है, फिर इस इलाके से वापसी की सवारी नहीं मिलती, ऐसे ही जाना पड़ता है। अच्छा, रास्ते भर तो LPG की आती रही है स्मेल। मैं तुम्हारे लेक्चर से मुत्तफिक नहीं था, लेकिन अब हो गया हूँ। दुनिया वाकई बहुत कमीनी हो गई है। मैंने सर्द आप भर कर कहा और इसे किराए की रकम दी। इसका मुंह लटक गया और वो बुरा मानकर रुखसत हुआ। फरियाल बच्चे को सीने लगाए खामोश खड़ी थी। अब कहाँ जाना है इसने पूछा। इस बंगले में। मैंने बंगले के आराइशी सतून पर देखा। काल बैल बजाई। फ़ौरन ही मेन गेट में एक दराज खुली। कौन है? हम शाइस्ता से मिलने आए हैं। मैंने इसे आगाह किया। नाम पूछकर वो अंदर गायब हो गया। कुछ देर बाद इसने बगली गेट खोलकर हमें अंदर आने को कहा। मेरी आमद की इतला पाकर शाइस्ता खुद ही बाहर चली आई थी और फिर फरियाल को देखकर वो दंग रह गई थी। फरियाल अम्मी कहकर तेज़ी से इससे जा लिपटी, मगर मैंने महसूस किया कि शाइस्ता के अंदाज में इसके लिए हल्की सी रखाई थी। तुम कैसे निकली वहाँ? ये लाए हैं। फरियाल ने मेरी तरफ देखा। रब नवाज ने मुझ पर भी पहरे बिठा दिए थे। शाइस्ता ने मेरी तरफ देख कर ज़रा मुख्तलिफ लहजे में बात की। लगता है कि शाह आलम ने रब नवाज ख़ानदान की मजलूमों की मदद का टेका ले रखा है। इसका लहजा मानी खेज था। मैंने अफसोस से इसे देखा। शाइस्ता, तुमने मेरे साथ जिस तरह धोखे से काम लिया है, अगर मैं इस फितरत का होता तो क्या तुम्हें धोखा करने की ज़रूरत पेश आती? वो खुशिया गई। मेरा मतलब है कि फरियाल तुमसे बहुत मुतासिर है। इससे कता नज़र के वो रब नवाज की बहू है। वो एक शरीफ और बाकिरदार औरत है। मेरी बात पर इसका रंग एक लम्हे को फीका पड़ गया था, लेकिन इसने फ़ौरन खुद पर काबू पा लिया था। मैंने कहा, मुझे चंदा की फ़िक्र है, वो रब नवाज के कब्ज़े में है और मुझे यकीन है कि वो लाल हवेली में ही है। इससे पहले कि रब नवाज इसके साथ कोई बुरा सलूक करे, मैं इसे वहाँ से निकाल लेना चाहता हूँ। तुम्हारे ख्याल में वो क्या अब तक महफूज होगी? शाइस्ता के लहजे में तंज था। सिर्फ रब नवाज ही नहीं, इसके सारे कुत्ते औरतों के भूखे होते हैं। इस किस्म की कोई औरत इनके हाथ लगे तो वो सबसे पहले इसकी इज़्ज़त उतारते हैं। चंदा मर जाना पसंद करेगी, ये निस्बत इससे कोई इससे बड़ी नीयत से हाथ लगाए। शाइस्ता तंजिया अंदाज में हंसी। बाज़ औक़ात अपनी औरत इतनी बेबस हो जाती है कि खुदकुशी भी नहीं कर पाती। इसे बेबस बनाकर बार बार मारा जाता है। शाइस्ता की बातें मेरे अंदर तैश को बढ़ा रही थी, जबकि मैं खुद को ठंडा रखना चाहता था। वो चंदा से बुग़्ज़ रखती थी, इसलिए ये बात तस्कीन की थी कि चंदा भेड़ियों के नरखे में है। मैंने गहरी सांस लेकर अपना इश्तियाल कम किया। इन बातों से तुम्हारा क्या मकसद है? जो तकदीर में लिखा है वो तो होता है। मैंने ये सोचकर हाथ पर हाथ धरे में बैठ सकता। अगर खुदा न खास्ता चंदा की इज़्ज़त को कोई नुकसान भी हुआ तो तब भी इसके लिए मेरी मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मेरे नज़दीक वो इसी तरह मासूम होगी जैसे कीचड़ से गिर जाने वाला मोती साफ से शुआफ होता है। शाइस्ता एक लम्हे को खामोश रही थी। सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। इसने मेरा जायज़ा लिया। तुम्हारा हुलिया ख़राब हो रहा है। ऐसा करो, नहा धो के कपड़े बदल लो, इतनी देर में खाना लग जाएगा। मुझे उमर से बात करनी है। इससे भी बात कर लेना, इतनी जल्दी क्या है? इसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठा दिया। वो मुझे इसी बेडरूम में लाई जहाँ मैंने अनजाने में इसकी आरज़ू की तकमील की थी। इसने अलमारी खोली। अंदर मुतअद्दिद सूट और कपड़े मौजूद थे। इसने मेरे साइज़ की एक हल्की नीली पतलून और हल्के ब्राउन रंग की फुल आस्तीन की जर्सी निकाली। ये तुम पर जचेगी। इसने कहा, मेरा मशवरा है नहाने की बजाय गर्म टब इस्तेमाल करो। इसने बाथरूम में जहाज़ी साइज़ के टब को पानी से भरा, इसमें क्लोन और दूसरी अशिया मिलाई। मेरा ख्याल है तुम बाहर जाओ ताकि मैं गुस्ल कर सकूं। क्या मेरा बाहर जाना ज़रूरी है? वो शौक़ी से मुस्कुराई। बल्कि मैं सोच रही हूँ क्यों ना मिलकर, इसका जुमला अधूरा रह गया।
मैंने अचानक हाथ पकड़ के इसे बाहर की तरफ धकेल दिया और अंदर से बाथरूम की कुंडी लगा दी। इसके हंसने की आवाज़ आई थी। गर्म पानी से भरे टब ने वाकई मेरे जिस्म में सारी थकन और मारामारी और कार के हादसे में आने वाले ज़ख्मों और चोटों से दर्द को खींच लिया था। पानी में मिले क्लोन की खुशबू ने मेरे जहन को ताज़ा सा कर दिया था। मैं जाने कितनी देर इस गुस्से से लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा था कि बाहर से शाइस्ता ने दरवाज़ा बजाया। अब तुम बाहर आते हो या मुझे दरवाज़ा तोड़वाना पड़ेगा? आता हूँ, मैंने चौंक कर कहा और टब से निकल आया। मैं तौलिया बांध कर बाहर आया तो शाइस्ता बदस्तूर कमरे में मौजूद थी। मैंने झीम कर कहा, तुम चलो, मैं चेंज करके आता हूँ। मेरे होने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, इसने मानी खस अंदाज़ में कहा। तुम्हें तो ना पड़ता हो लेकिन मुझे पड़ता है। मैंने रखाई से कहा, प्लीज़ बाहर जाओ, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इसने शाने उचकाए और मेरे पास से गुजरते हुए अचानक मुझसे लिपट कर मुझे चूम लिया और फिर खुद ही अलग होकर हंसती हुई बाहर चली गई। मैं खफीफ सा हो गया। इस औरत ने मुझे खिलौना बना लिया था। लिबास पहन कर मैं ड्राइंग रूम में आ गया। वहाँ शाइस्ता के साथ फरियाल थी। इसने भी नहा धोकर लिबास तब्दील कर लिया था और ख़ासी मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। परेशानी और खौफ ने इसकी सारी दिलकशी निचोड़ ली थी, मगर इस वक्त वो एक बार फिर से पैकरे रानाई बन गई थी। मैंने दिल में एतराफ़ किया कि दोनों ही सास बहू मुकाबले की थीं। फ़र्क इतना था कि शाइस्ता गर्मियों का ढलता सूरज थी, जिसकी आखिरी किरणों में भी बला की तमाज़त होती है, और फरियाल सरमा का चढ़ता सूरज थी, जिसकी किरणों में हद्दत आफरी नरमी और गदाज होता है। फरियाल मुझे देखकर खिल सी गई थी। इतनी देर लगा दी, ये भी ख्याल नहीं किया कि मैं भूखी हूँ। इसके लहजे में नाज अमेज लगावट ने मेरे साथ शाइस्ता को भी चौंका दिया था। शाइस्ता ने सर्द नज़रों से इसे देखा। खाना शुरू करो। फरियाल ने पहले मेरे सामने रखी प्लेट में सालन निकाला, फिर अपनी प्लेट में डाला। इसकी ये हरकत भी शाइस्ता से पोशीदा नहीं थी। इसने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा, मगर कुछ कहा नहीं। मैं खामोशी से सर झुकाकर खाने लगा। खाने के दौरान में फरियाल मुख्तलिफ डिशें और चीज़ें आज खुद मेरी तरफ बढ़ाती रही थी। इसका अंदाज़ा किसी खिदमतगार और वफाशुआर बीवी का सा था। मैं देख रहा था कि शाइस्ता का मारे रकाबत का बुरा हाल था और फरियाल को इसके जैसे खबर ही नहीं थी। इसकी सारी तवज्जो मुझ पर थी। एक मौका जब फरियाल ने सलाद मेरी तरफ बढ़ाई तो शाइस्ता काटदार लहजे में के बगैर ना रह सकी। वो ख़ुद भी ले सकता है, ज़रूरी नहीं कि इसे तुम इसे दो। फरियाल ने चौंक कर पहली बार सास के चेहरे की तरफ देखा और फिर खामोशी से खाना खाने लगी। खाने के बाद शाइस्ता ने रुखे लहजे में इससे कहा, अब तुम जाकर आराम करो, मुझे शालम से कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। क्या मेरी मौजूदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा? इस बार फरियाल ने बदले हुए लहजे में कहा। हाँ पड़ेगा, शाइस्ता ने ज़्यादा ख़राब लहजे में कहा। और एक बात याद रखो, ये मेरा घर है, यहाँ रहने वाले हर फ़र्द को मेरी बात मानना होगी। फरियाल प्लीज़ तुम जाओ, मैंने नरमी से कहा। वह चंद लम्हे खड़ी दांतों से होंठ काटती रही, फिर झटके से मुड़कर चली गई। इसके जाने के बाद मैंने शाइस्ता की तरफ देखा। वो दुखी है, तुम्हें इसे ऐसा रवैया ना रखना चाहिए। दुखी? शाइस्ता तंज़िया अंदाज में हंसी। कल इसका शोहर मरा है और आज वो तैयार होकर कैसे तुम्हें रुझा रही थी। शाह आलम, मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर औरतों के लिए मकनातीसी कशिश है। हर एक को अपने पैमाने पर मत नापो। फरियाल इस वजह से मुझसे अटैच है कि मैंने इसकी जान बचाई है और इसने मेरी मदद की, बल्कि एक मौका पर इसने मेरी जान भी बचाई थी जब लाली ने मुझे तकरीबन मार ही दिया था। मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मैंने दुनिया देखी है, एक उम्र में इस मरहले से गुजर चुकी हूँ। फरियाल तुमसे सिर्फ अटैच नहीं है, वो तुमको पसंद करने लगी है और मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा ये बताओ, मुझे उमर से कब मिलवा रही हो? चाहो तो अभी मिल लो, इसने उठते हुए कहा और वहाँ मौजूद मुलाजमा को हुक्म दिया, हमारे लिए कॉफ़ी बेडरूम में ले आओ। इसने सिर्फ बेडरूम कहा था, उमर का हवाला नहीं दिया था। इसका मतलब था कि इन दोनों का बेडरूम मुश्तरक था। इसकी बेबाकी पर हैरत होने लगी थी कि इसके साथ मैं बेडरूम में पहुंचा तो मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। ड्रेसिंग टेबल पर बेशुमार इकसाम के ख़वातीन के इस्तेमाल के लोशन और मेकअप का सामान था। उमर सदीकी जहाज़ी साइज़ के बेड पर कोई किताब पढ़ रहा था। मुझे देखकर वो सीधा बैठ गया। इसके पैर का ज़ख्म तकरीबन भर गया था। मैंने इससे हाथ मिलाया। शायद ने इससे कहा, उमर ये प्रोफेसर हाशिम रज़ा वाले प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद चाहता है, मैं आपकी ही खिदमत कर सकता हूँ। इसकी संजीदगी से कहा। मैंने महसूस किया कि इसके अंदाज में मेरी नापसंदीदगी की हल्की सी झलक मौजूद थी। ग़ालिबन नापसंदीदगी शाइस्ता की वजह से थी। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं इसके पास ही कुर्सी खींच कर बैठ गया। ख़ास तौर पर लाल हवेली के बारे में। लाल हवेली? वो चौंका। आप इसके बारे में जानना चाहते हैं? ये कि वहाँ क्या हो रहा है? मैंने कहा, वहाँ? इसने गहरी सांस ली। वहाँ प्रोफेसर तजर्बों का शिकार होने वाली औरतों को रखा जाता है और इसके साथ होने वाले प्रोफेसर हवेली में वसी पैमाने पर तजर्बात करता रहता है। साथ में एक लैब बना रहे हैं। इसने बैरून मुल्क से खासी मशीनरी और दूसरा सामान भी मंगवाया था। मैं इसे लेने कराची गया था कि पीछे प्रोफेसर गायब हो गया। मैंने इसे बताना मुनासिब नहीं समझा कि प्रोफेसर को मैंने से गायब कर दिया था। इसके बाद रब नवाज़ का क्या रद्द अमल था? बहुत ख़राब। वो पागल हो गया था, हर एक पर शक कर रहा था। इसने मुझ पर भी शक किया और अगर इनकी मदद ना होती तो वो मुझे अपने कुत्तों के हवाले कर देता। इसने शाइस्ता की तरफ इशारा किया। प्रोफेसर इसी प्रोजेक्ट के लिए नागुज़ीर है। इसकी गुमशुदगी से रब नवाज़ को करोड़ों डॉलर डूबते नज़र आने लगे हैं जो इसे बैरून मुल्क से इन तजर्बात के अवज़ मिल रहे थे। शाइस्ता ने वजाहत की। लाल हवेली में ये लैब कहाँ पर है? लाल हवेली दरअसल एक ज़माने में सिख जागीरदार की मलकियत थी। तकसीम के बाद इसकी जागीर के साथ इस हवेली पर भी रब नवाज़ ख़ानदान काबिज़ हो गया था। हवेली के तहखाने में सिख जागीरदार ने पाठशाला बना रखा था। ये बहुत बड़ी जगह है। समझ लें कि जितनी हवेली ऊपर है इतनी ही ज़रिया ज़मीन भी है। प्रोफेसर ने इस जगह लैब कायम की थी। इसने वहाँ पर जहीज़ सहूलतों का बंदोबस्त भी कर दिया था। रोशनी और बिजली की दूसरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए वहाँ पर जनरेटर है
तय खाने का एक हिस्सा तजर्बागाह के लिए मखसूस है, वहाँ कोई नहीं जा सकता सिवाय हाशिम रज़ा के। इसके बराबर में छोटा सा क्लिनिक था जहाँ पर हामला औरत को रखा जाता है। इनकी देखभाल के लिए प्रोफेसर ने डॉक्टर तो पैरामेडिक की एक टीम को खुसूसी तौर पर तरबियत दी है ताकि किसी किस्म की पेचीदगी की सूरत में इन औरतों को बाहर ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। हाशिम रज़ा औरतें कहाँ से हासिल करता है? मैंने बगौर इसके चेहरे की तरफ देखा। ये काम रब नवाज का है। वही तजर्बात के लिए प्रोफेसर को औरतें और मतलूबा जानवर मुहैया करता है। मुझे मालूम है ये औरतें कहाँ से आती हैं। शाइस्ता ने सपाट लहजे में कहा। रब नवाज के ख़ानदानों ने अपनी ज़मीनों पर निजी जेल कायम कर रखी है जहाँ इनके मतूब रखे जाते हैं। इनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी, बल्कि बाज़ औक़ात औरतों की तादाद बढ़ जाती है। ये औरतें न सिर्फ मुखालफों पर दबाव डालने के लिए होती बल्कि रब नवाज के ख़ानदान वालों और इनके नमक ख्वारों की हैवानी ख्वाहिशात भी पूरी करती हैं। हाशिम रज़ा के तजर्बात के लिए इन्हीं औरतों का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं बल्कि इन तजर्बात में बंगाली औरतों का भी इस्तेमाल किया जाता है। उमर सदीकी ने इंकशाफ करने के अंदाज़ में कहा। मैंने कई ऐसी औरतों को देखा है क्योंकि ये सस्ती भी मिल जाती हैं और इन पर किए जाने वाले मज़ालिम की कहीं सुनवाई भी नहीं होती। बेहद अफसोसनाक बात थी। हमारे मुल्क में बंगाली औरतों की स्मगलिंग बढ़ती जा रही है और इन्हें मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर किसी अदारे या हुकूमती एजेंसी को इस सगीन मसले पर तवज्जो देने की फुर्सत ही नहीं है। तुम बार बार औरतों का जिक्र कर रहे हो, क्या प्रोफेसर लड़कियों को इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करता? इसने शुरू में किया था। उमर सदीकी बोला, मगर तजर्बात को भी चढ़ने वाली लड़कियां आम तौर से बचती नहीं थीं। शादीशुदा और ऐसी औरतें ज़्यादा मौजू पाई गई थीं जो पहले भी माँ बन चुकी हों। क्या तुम लाल हवेली पूरी तरह देख चुके हो? मैंने पूछा। तकरीबन, बस बाज़ हिस्सों में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। इन जगहों पर रब नवाज ख़ास लोगों से ही मिलता है। फिर तुमने वहाँ की रिकॉर्डिंग कैसे की? मैंने कहा। वो कहते कहते रुक गया। कौन सी रिकॉर्डिंग? कोई सी भी नहीं। मैं हंसा। ये बताओ कि तुम कागज़ पर हवेली का नक्शा बना सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ, इसने जवाब दिया। शायद ने से एक कागज़ और पेंसिल ला दी। इसने पहले हवेली की आउटलाइन फ़ायद वाज़ह की। इसके गिर्द कम से कम 1 एकड़ का बाग था। असल हवेली मेरे ख्याल में कोई 1 कनाल पर फैली है। इसमें दाखिली दरवाज़ा मशरिक़ की सिमत में था। इसके बाएं तरफ वाला हिस्सा एक ज़माने में मेहमान खाना हुआ करता था। अब यहाँ हवेली के मुहाफ़िज़ और मुलाजिम होते हैं। दाएं तरफ वाले हिस्से के बेशतर कमरे उजाड़ कर गैर आबाद हैं। इनमें से वही हिस्सा भी है जहाँ जाना मना है। इस हिस्से में 2 कमरे हैं। एक कॉन्फ्रेंस रूम है, एक नशिस्तगाह। गुफ्तगू करने वाले ज़्यादा हों तो कॉन्फ्रेंस रूम इस्तेमाल किया जाता है। बोलने के साथ वो कागज़ पर लाइनों से इन हिस्सों की पोजीशन भी वाज़ह करता जा रहा था। इस जगह एक बड़ा हाल नुमा कमरा है जहाँ पर ज़ाहिर गंदम ज़ख़ीरा की जाती है, मगर इसे तय खाने में जाने वाला रास्ता है। कमरे की शुमाली दीवार में कपड़े टांगने वाली कुंठियाँ लगी हैं। इनमें दरमियानी कुंठी को क्लॉक वाइज घुमाया जाए तो रास्ता खुलता है। 1 मिनट, अगर तुम तय खाना देखा है तो इसका नक्शा अलग से बनाओ। मैंने फरमाइश की। इसने दूसरा कागज़ दिया। मेरे ख्याल में तय खाना ऊपर वाली हवेली से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि तय खाने में कमरे हालनुमा हैं जिनकी छतों को सहारा देने के लिए सतून लगाए गए थे। नीचे उतरने वाला रास्ता एक तवील गैलरी में खुलता है। ये गैलरी खासी चौड़ी और लंबाई में पूरी हवेली के बराबर है। इसके दाएँ बाएँ से बेशुमार कमरे निकलते हैं जो कमरे दर कमरे हैं। इस गैलरी से तय खाने में ताज़ा हवा की फरहमी का कोई बंदोबस्त भी है। गैलरी के दाएं तरफ इब्तदाई कमरे लैब के लिए मखसूस करके वहाँ पर लैब की तैयारी की जा रही थी कि प्रोफेसर गायब हो गया। क्या लैब इसके गायब होने के बाद भी तामीर होती रही है? मैंने पूछा। थोड़ी बहुत। दरअसल प्रोफेसर बहुत चालाक आदमी है। इसने सारी प्लानिंग खुद तक महदूद रखी थी। इस रब नवाज से यही कहता रहा कि इसके सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। रब नवाज को साइंस की अले बे तक पता नहीं थी। वो प्रोफेसर की बात मानता रहा। अब प्रोफेसर गायब है तो सारा काम रुका हुआ है। इसने नक्शे वाला कागज़ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने अपनी बात याददाश्त के मुताबिक मुकम्मल नक्शा बनाने की कोशिश की है, लेकिन मुमकिन है कहीं कमी बेशी रह गई हो। एक अहम बात और, ये बताओ कि हवेली में जाने के लिए कोई खुफिया रास्ता है क्या? मेरा ख्याल है कि है, लेकिन वो कहाँ से निकलता है ये मुझे नहीं मालूम। एक बार प्रोफेसर ने मेरे सामने गलती से इसका जिक्र कर दिया था। उमर सदीकी ने पहलू बदला। अगर आप हवेली में जाने के लिए सब कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। वहाँ जाना तो शायद मुमकिन है, लेकिन बाहर आना दुश्वार है। रब नवाज ने बेहद दरिंदा सिर्फ लोगों को वहाँ काम निगरान रखा है और प्रोफेसर के तख्लीक किए हुए कुछ नीम हवा भी हवेली के मुहाफ़िज़ों में शामिल हैं। मुहाफ़िज़ों की तादाद क्या है? क्या इनमें कुत्ते भी शामिल हैं? मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 1 दर्जन मुसल्लह तरबियत याफ्ता लोग हैं। अक्सर पुलिस को मतलूब जराइम पेशा वर लोगों हैं जिन्हें इस हवेली में न सिर्फ पनाह हासिल है बल्कि अपनी हैवानी जबलत की तस्कीन भी करते हैं। ये लोग अपनी गुनाहों पर ऐसा लर्ज़ा खेज़ ज़ालिम करते हैं कि कोई दरिंदा भी देखे तो शर्मा जाए। रब नवाज का कोई मातूब इनके हत्थे चढ़ जाए तो ये इसे तड़पा कर मारते हैं। हवेली के अकबी दरवाजे में ऐन वाक़या सहन में ऐसे ही बेनाम निशान लोगों के लातारी पंजर दफन हैं जो इनकी शिकार बने हैं। मेरे सामने इस शख्स को इन्होंने बर्फ़ तोड़ने वाले सुओं से छीद कर मार डाला था और अब नवाज की हवेली में मुलाजिम था और इसका कसूर इतना था कि इसने कुछ ऐसी बातें जान ली थी इसे नहीं जानना चाहिए थी। ऐसे जालिम और सफाक आदमी के लिए काम करते हो तुम्हें कोई नदामत नहीं होती? मैंने चिबते हुए लहजे में पूछा तो वो शर्मिंदा हो गया था। निदामत होती थी, लेकिन साथ ही रब नवाज का खौफ हावी था। मैं कमज़ोर इंसान हूँ। अगर शाइस्ता का सहारा ना होता तो मैं शायद इससे बगावत करने की ज़रूरत ना कर पाता। तुम्हारा शुक्रिया सदीकी। मैंने इसे उठते हुए कहा। मुमकिन है तुम्हारी मदद मेरे काम आ सके। शाइस्ता मेरे साथ बाहर आई। लिविंग रूम में आकर ने दोबारा काफ़ी लाने के लिए कहा। मौसम में खनकी का गनप था।
लेकिन अभी सर्दी इतनी नहीं हुई थी कि आग जलाने की ज़रूरत पेश आती। वहाँ पर सुर्ख ईंटों से बिना आतिश था। हम इसके सामने बिछे दिबिस क्लीन पर जा बैठे। शाह आलम, तुम्हें रब नवाज के ख़िलाफ़ मेरी किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो बताओ। फ़िल वक्त तो इतनी मदद करो कि मुझे कोई मोबाइल फ़ोन ला दो, मैं रब नवाज से बात करना चाहता हूँ। मोबाइल? अच्छा, मैं तुम्हें उमर सिद्दीकी का मोबाइल ला देती हूँ। शाख गुल की तरह लचक खा कर उठी। इसने सादा सा लिबास पहन रखा था, लेकिन यह भी इस पर सज रहा था। वो इन औरतों में से थी जिन पर लिबास सजता था। इसके जाने के बाद मैं काफ़ी ले आई। वो खासी देर बाद मोबाइल लेकर लौटी थी। खैरियत? इतनी देर लगा दी? सिद्दीकी पूछ रहा था। मोबाइल की क्या ज़रूरत आ गई है? सिर्फ यही पूछ रहा था, मैंने मानी खस अंदाज में कहा। ख्याल है वो तुम्हारे ख़ास से नज़दीक है और इसे तुमसे रखी बहुत पूछने का हक़ हासिल है। हक़? माई फुट। मैंने इसे ज़रा सा मुँह लगाया है तो वो मुझसे घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है। इसे नाराज़ मत करो। और अब नवाज़ के साथ जा मिला तो मुश्किल में पड़ जाओगी। वो इस जगह से अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकता, इसने बेपरवाही से कहा। इसने इससे बहस नहीं की। मोबाइल लेकर रब नवाज़ को नंबर मिलाया। फ़ोन किसी मुलाजिम ने उठाया। मैंने कहा, रब नवाज़, कहो, शाह आलम बात करना चाहता है। मलिक साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो बकवास मत करो, मैंने गरा कर कहा। इस वक्त वो कहाँ बैठा हुआ है? मेरी उसने आवाज़ सुनकर वो उठ जाएगा। इसे जाओ और कहो मेरी बात करवाओ इससे। 1 मिनट के बाद रब नवाज़ लाइन पर था। आवाज़ से वो बीमार और अजीब सा लग रहा था। शाह आलम, अभी मत छेड़ो यार, आज ही मैं बेटे को दफना कर आया हूँ। क्या हुआ? दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं लोग जवान बेटे की मौत देखते हैं। इनमें एक तुम्हारा बेटा भी शामिल है। कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। इतने शफ़ाक मत बनो। वो रो दिया था। मैं टूट गया हूँ यार। और ये है कि पहाड़ तले आने तक ऊँट अपने आप से बुलंद समझता है। रब नवाज़, तुम तो फ़िरौन समझते थे अपने आप को, खुदाई दावे करते थे, इनकी ज़िंदगी मौत के फ़ैसले करते थे। ये तुम्हारे लहजे में बेबसी कैसी? मैंने इसे जगाना जारी रखा। लिखो यार, इन बातों को छोड़ो। इसने गोया खून के घूंट पीकर कहा। ये बताओ फ़ोन क्यों किया यार? इसलिए। रब नवाज़, दिल नवाज़ बेशक ना सही, लेकिन था तो इंसान ना। मुझे इसकी मौत का बड़ा दुख है और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इन बातों को दोहराने का मकसद, इसने सपाट लहजे में कहा, कहने का मकसद यह है कि मैंने आज तक तुम्हारे किसी भी काम में जारियाना कदम नहीं उठाया है। हमेशा अपना दिफा किया है। मुझे नुकसान पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। अब ये सब माजी का हिस्सा नहीं है, मैंने ज़ोर देकर कहा। रब नवाज़, याद रखना, अब मुझसे मुतालिक एक कुत्ते को भी तुम्हारी तरफ से नुकसान हुआ तो मैं इसे ऐलान जंग समझूंगा। इसके बाद मुझसे किसी भी रियायत की उम्मीद मत रखना, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे ही सिक्कों में अदायगी करूंगा। मुझे धमकियां मत दो, इसने बदमज़गी से कहा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैंने इस्तेज़ाइया लहजे में कहा। तुम इतने सीधे नहीं हो। बहरहाल ये बताओ कि मोहिद्दीन वाले मामलात के क्या हुआ? मुझे कुछ मोहलत चाहिए। अभी तो मेरे बेटे की कब्र की मिट्टी भी गीली है। मैंने शफ़ाक लहजा बनाकर कहा। बेहतर है तुम मोहिद्दीन को कफन दफन का बंदोबस्त कर ही दो, वरना अपने लिए ये काम कर लेना। लेकिन तुम्हें आसानी से मौत नहीं आएगी। ख़ास अरसे जेल की रोटियां तोड़नी होगी और कल कोठरी की अजियत बर्दाश्त करनी होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर मोहिद्दीन का कत्ल आसान बात नहीं है। इसके साथ अब हर वक्त दर्जन भर मुहाफ़िज़ रहते हैं। सदर कैनेडी के सैकड़ों मुहाफ़िज़ थे, लेकिन इसकी कदा पर एक गोली पर लिखी थी जो सिर्फ एक आदमी ने चलाई थी। रब नवाज़, तुम्हारे पास ऐसे जानिसारों की कमी नहीं है जो अपनी जान पर खेल कर मोहिद्दीन को ठिकाने लगा दें। तुम टाल मटोल मत करो और परसों तक ये काम निटाप दो, क्योंकि अब मुझे यहाँ से रवाना होना है। मैं चाहता हूँ कि इस सरज़मीन पर अपने दुश्मनों का बोझ ज़रा कम कर जाऊँ। मोहिद्दीन ना सही तो तुम सही, अब फ़ैसला तुमको करना है। जितनी जल्दी कर सकते हो कर लो। मैंने कहते ही फ़ोन बंद कर दिया। शाइस्ता दम्बा खुद मुझे देख रही थी। ये क्या चक्कर है? तुम रब नवाज़ के हाथों मोहिद्दीन को मरवाना चाहते हो? इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन इसके कुछ ऐसे जराइम के बारे में जानता हूँ कि अगर इसे 10 बार फांसी हो तब भी इसकी सज़ा पूरी नहीं होती। लोगों के लिए इसका वजूद किसी अजाब से कम नहीं है, बिल्कुल रब नवाज़ की तरह। मैं दोनों को लड़वा रहा हूँ। जो भी मारा गया काम अच्छा ही होगा। मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतना बड़ा गेम खेल रहे हो। फरियाल अभी यहाँ से गई है, क्या कुछ होने में बाकी रह गया है? मुझे तुम्हारी जहनीत पर अफसोस है। मेरा लहजा सपाट था। मैं इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने जवाब दे नहीं हूँ। वो फिर मानी खत अंदाज में मुस्कुराई। यानी कोई ऐसी बात है जो तुम बताना नहीं चाहते? अगर तुम ऐसा समझती हो तुम्हारी मर्ज़ी है। क्या बात है? बड़े उखड़े उखड़े नज़र आ रहे हो। क्या फरमाया? क्या फरमाने की ख्वाहिश है? मैंने बड़ी मुश्किल से जो थप्पड़ मारने की ख्वाहिश की और फिर ख़ुद पर काबू पाया और अपना लहजा बदस्तूर सर्द रखा। मैंने कहा ना कि तुम कुछ भी नहीं समझने के लिए आज़ाद हो। इसके चेहरे पर पहली बार जिलाहट के आसार नुमाया हुए थे। शाह आलम, ये मेरा घर है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ सब कुछ मेरी मर्ज़ी से हो। याद दिलाने का शुक्रिया, मैंने काटदार लहजे में कहा। कोई इधर खड़ी होंठ काटती रही, फिर जिला कर बाहर निकल गई। मैंने दरवाज़ा बंद करके सुकून का गहरा सांस लिया। बिस्तर पर गिरकर मैंने आंख बंद कर ली, मगर नींद मेरे नसीब में नहीं थी। मैं नीम गरूदगी में था कि हल्की सी चीख सुनाई थी। मैं चूक गया था। आवाज़ एक बार आई थी, अब सन्नाटा था। बराबर वाला कमरा फरियाल का था और आवाज़ इसी की तरफ से आई थी। मैंने समझा कि वो वहम था। नींद में अक्सर इस किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैं दोबारा लेटा था कि आवाज़ फिर आई। इस बार यूँ लगा जैसे फरियाल के कमरे में कुछ गिरा हो। मैं उठ बैठा। हम शाइस्ता के घर में थे और फरियाल से खुश नहीं थी। ख़ास तौर पर वो इस वक्त खासे तैश में गई थी। मैंने
मैंने ब्रेटा लिया और कमरे से निकल गया। गैलरी खाली थी और फलियाल के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने ब्रेटा जेब में रख लिया और अभी दरवाजे पर दस्तक देने का सोच रहा था कि दरवाज़ा खुला और शाइस्ता बाहर निकली। मुझे देखकर वो चौंकी और मैं इसके अक़ब में इस औरत को देखकर चौंका जो लाली से मुशाबत रखती थी। ये भी हाशिम रज़ा की इंसानियत सोच तजर्बात का समर थी और शाइस्ता ने इसे हासिल कर लिया था। मेरे चौंकने की वजह फरियाल थी जो इसके हाथ में बेजान अंदाज में पड़ी। इसकी लंबी गर्दन इस तरह पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी कि मैं समझा कि इसकी गर्दन ही टूट गई है। हाथ और टांगें फिजा में झूल रहे थे। लाली सानी ने इसे किसी गुड़िया की तरह उठा रखा था। मैं चंद कदम आगे बढ़ा तो शाइस्ता ने फ़ौरन लाली सानी के पीछे हो गई। शाइस्ता, ये सब क्या है? मैंने बरहमी से कहा। क्या तुमने इसे मार दिया? नहीं, लेकिन अगर तुम रास्ते में आए तो ये भी मारी जाएगी और तुम भी। लाली सानी आगे आ गई थी। इसने आराम से फरियाल को ज़मीन पर लटा दिया था। इसके सीने का ज़ीरो बम देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। वो मरी नहीं थी बल्कि ज़िंदा थी। तुम हमाकत कर रही हो। फरियाल को रास्ते से हटाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने सुकून से कहा। और जहाँ तक तुम्हारी ये लाली सानी है तो ये मेरे सामने कुछ हैसियत नहीं रखती। मैं इसकी तरफ बढ़ा तो इसके चेहरे पर दरिंदगी से तासुरात नमदार हुए। आंखें और नाक के नथने फैल गए थे और दांत मुंह से झांकने लगे थे। इसने दोनों हाथ फैलाए। मैं इसकी तरफ लपका। जैसे इसके पास पहुंचा तो इसने हाथ समेट कर मुझे जकड़ने की कोशिश की, मगर इस मौका पर मैंने वो किया जो ना तो इसने सोचा था और ना ही शाइस्ता ने। मैंने यकदम ज़मीन पर से कलाबाजी खाई और इसके बाजुओं के नीचे गुजरता शाइस्ता के पास जा पहुंचा। वो घबरा कर पीछे हटी, लेकिन मैंने पैरों पर खड़ा होते ही इसे बाजुओं से घुमाकर अकब से जकड़ लिया। ये सारा अमल चंद सेकंड में हो गया था। जब तक लाली सानी की समझ में आता तो मैंने ब्रेटा निकालकर शाइस्ता के सर पर लगा दिया था। मैं बिला वजह खून खराबा नहीं चाहता, वरना इसे मारना बहुत आसान है और तुम्हारी गर्दन तो मैं खाली हाथ से भी तोड़ सकता हूँ। इसे कहो फरियाल को आराम से उठाकर अंदर ले आए और बाहर चली जाए। शाइस्ता ने फंसी फंसी सी आवाज़ निकाली तो मुझे एहसास हुआ कि इसकी गर्दन मेरे बाजुओं की गिरफ्त ज़्यादा ही सख्त है। मैंने ज़रा गिरफ्त ढीली की। शाइस्ता, इतना याद रखना कि मेरी उंगली की एक जंबिश ज़िंदगी से तुम्हारा नाता तोड़ देगी। कोई हमाकत मत करना। मेरे लहजे में इतनी सफाकी थी कि इसका बदन लरज़ उठा। नीली, इसे आराम से अंदर ले आओ। खूब, इसका नाम नीली था, यानी लाली के वज़ीर। इसने भी यानी लाली के वज़न पर इसने भी शाइस्ता के हुक्म पर किस कदर तजब्जुब के बाद झुककर फरियाल की गुड़िया को तरह उठा लिया। वो होश व हवास में मुकम्मल तौर पर बेगाना थी। बेहोश होने से पहले यकीनन इसने मज़ाहमत की होगी, जिसके नतीजे में इसे ज़ख्म आए थे। इसकी आंख के पास हल्का सा निशान था और शाने से कमीज़ भी फट गई थी। मैं शाइस्ता को लिए पीछे हट गया और वो फरियाल को लेकर अंदर आ गई। इससे कहो कि इसे कालीन पर डालकर बाहर चले गए। मैंने शाइस्ता की गर्दन को हल्के से झटकाया। नीली, इसे नीचे लेटा दो और बाहर जाओ। ना शाइस्ता, इसे हुक्म दिया। वो कुछ देर खड़ी रही। जिसने ज़्यादा सख्ती से हुक्म दिया, बाद नाख्वास्ता वो बाहर चली गई। जाते जाते इसने सुलगती नज़रों से मुझे देखा। अगर मैंने शाइस्ता को काबू ना कर रखा होता तो वो मुझे मार डालने की कोशिश ज़रूर करती। जैसे वो बाहर निकली, मैंने शाइस्ता समेत आगे जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर शाइस्ता को अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। बदतमीज़, इसने मुझे घूरा। इतने ज़ोर से पकड़ा था, बदन दुख रहा है। इससे अपना लिबास को ऊपर से उठाया और दूसरी तरफ घूम गई। मेरी छठी इसने बर वक्त खबरदार किया। मैंने झिपट कर इसका वो हाथ पकड़ा जो लिबास में जा रहा था। वो ज़ख्मी शेरनी की तरह पलटी, लेकिन मैंने पूरी बेरहमी से इसका बाजू मोड़ कर इसे काबू कर लिया था। वो दबी ज़ुबान में गालियाँ दे रही थी। मैंने बगैर किसी झिझक के इसकी कमीज़ में हाथ डालकर और नन्ना सा रिवाल्वर निकाल लिया जो इसके बदन का जुज़ बना रहता था। इसके आस्तीन जिस्म की हरारत से वो गर्म हो रहा था। मैंने धक्का देकर इसे छोड़ दिया। ये निकाल रही थी। मैंने रिवाल्वर इसके सामने लहराया, इसकी गोलियां निकालकर रिवाल्वर इसकी तरफ फेंक दिया। वो अब तक बुरा भला कह रही थी। इसने तैश में रिवाल्वर उठाकर मुझे दे मारा। मैं होशियार ना होता तो रिवाल्वर मेरे सर पर लगता। वो ज़मीन पर गिरी हाँप रही थी। मैं कुर्सी पर बैठ गया। इससे पहले मैंने फरियाल की नब्ज़ देखी तो इसे आराम से इसके बच्चे के बराबर में बिस्तर पर लिटा दिया। बहुत ख्याल है इसका मिनी का, शाइस्ता ने हाँपते हुए कहा। इसने अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि इसे इस मकरूह लफ्ज़ से पुकारा जाए। मैंने रसानियत से कहा, शाइस्ता, तुमने ऐसा क्यों किया? इसे इसके ठिकाने पर वापस भेज रही थी। इसने उठकर अपना लिबास दुरुस्त किया। मैं इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम ऐसा मेरी वजह से कर रही हो तो हाँ, ये तुम्हारी वजह से है। अगर इसने मेरी बात काटी, लेकिन असल बात यह है कि मैं अपने माजी की ज़िंदगी किसी फ़र्द को अपने पास नहीं देखना चाहती। इस वजह से मैं अपने बच्चे तक रबनवाज के घर छोड़ आई हूँ। मैंने अफसोस से सर हिलाया। इस सूरत में तुम मुझसे कह सकती हो कि मैं इसका कहीं और बंदोबस्त कर देता। मैं तो ये सोच कर इसे यहाँ लाया था कि तुम इससे हमदर्दी करोगी। ये भी तुम्हारी तरह रबनवाज के ख़ानदान की डसी हुई है, मगर मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इसके साथ इतना बेरहमाना सलूक करना चाहोगी। तुम जानती हो इसका शोहर मर गया है और अब इसका मुकद्दर खेल बन कर रहना होगा, वो भी पूरे ख़ानदान की। तुम इस मरहले से गुजर चुकी हो। फरियाल तो अभी मासूम है। क्या ख्याल है तुम्हें ना वापस पहुँचा दिया जाए रबनवाज के पास? इसका चेहरा जर्द पड़ गया। मैंने बात जारी रखी। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम पर एतमाद किया। तुम इस काबिल न थी। तुमने पहले भी अपने सफरी जज्बात की तस्कीन के लिए मुझे धोखा दिया। मुझे अफसोस है। इसने गहरी सांस ली। मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई औरत तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश करे। मैं तुम्हारी मलकियत नहीं हूँ। मैंने इसे झड़का दिया, मैं जानती हूँ, लेकिन दिल के मामलात में दिमाग का ज़ोर नहीं चलता। मैंने वही किया जिसके लिए मेरे दिल ने मुझे मजबूर किया और मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है, बस अपनी नाकामी का अफसोस है। तुम क्या समझती हो कि एक फरियाल को यूँ अपनी राह से हटाकर तुम मुझे हासिल कर लोगी? ये सिर्फ तुम्हारी खुशफहमी है शाइस्ता, और कुछ भी नहीं है।
बेहतर होगा हक़ाइक़ को तस्लीम कर लो। मेरा और तुम्हारा साथ मुमकिन नहीं है। चाहे तुम सारी दुनिया की औरतों को मार दो, तुम मुझे हासिल नहीं कर सकती। तौहीन और ज़िल्लत के एहसास से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। वो खामोश बैठी होंठ काटती रही। इसकी तरफ से होशियार रहते हुए मैंने फरियाल को होश में लाने की कोशिश की और बिलाखिर 15-20 मिनट की कोशिश के बाद इसे होश आ गया था। आंखें खोलते ही इसने दहशत ज़दा नज़रों से चारों तरफ देखा और मुझ पर नज़र पड़ते ही वो चीख मारकर मुझसे लिपट गई। इसका बदन खज़ां रसीद पत्ते की तरह लड़त रहा था। आराम से फरियाल, आप कोई ख़तरा नहीं है। मैं नरमी से इसका सर हिलाया। वो बहुत परेशान थी। वो औरत, वो कहाँ है? अब तुम पागल, अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो। सूरत हाल मेरे काबू में है। इसका बदन अब सुकून में आने लगा था। शाइस्ता सुलगती नज़रों से हम दोनों को देख रही थी। इसको मज़ीद जलाने के लिए मैंने फरियाल को इस वक्त तक खुद से जुदा नहीं किया था जब तक वो पूरी तरह पुरसुकून नहीं हो गई थी। इसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूँ? आपने मुझ पर एक और एहसान कर दिया है। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है। मैंने जवाब दिया, अपने बच्चे को देखो और चेंज करो। हमें यहाँ से निकलना है। मुझसे जुदा होकर इसने पहली बार शाइस्ता को देखा तो इसके चेहरे पर नफ़रत और हकारत के तासुरात नमूदार हो गए थे। इसने तहस से कहा, ज़लील औरत, मैंने तुझे माँ की तरह समझा था और तू? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। शाइस्ता ने इसकी बात काटी। मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। इसके मुँह मत लगो। मैंने इससे कहा, देखो मारने पर से तुम्हारी कमीज़ फट गई है। इसे चेंज कर लो और चलने की फ़िक्र करो। हमें इसके बंगले से भी अभी निकलना है। जितनी देर में फरियाल ने लिबास बदल के बच्चे को तैयार किया, मैंने रिवाल्वर में दोबारा गोलियाँ डाली। मेरे पास एक पिस्टल और शाइस्ता से छीना हुआ रिवाल्वर भी पहले से मौजूद था, मगर इसकी फाजिल गोलियाँ नहीं थी। सिर्फ ब्रेटा के 2 क्लिप और पड़े थे। मैंने शाइस्ता वाला रिवाल्वर फरियाल की तरफ बढ़ा दिया। होशियार रहना और इसके इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ जाए तो दरेग ना करना, ठीक है? फरियाल ने सर हिलाया। मैंने शाइस्ता की तरफ देखा। अब तुम ही बंगले में से बाहर चले जाओ। अपने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहो। मैं नहीं कहूँगी, इसने ज़िद्दी अंदाज में कहा। मैंने ब्रेटा से इसके सर का निशाना लेकर गोली चला दी। इसने चीख मारी और जब खुद को जिंदा पाया तो इसकी रुकी सांस बहाल हुई। शाइस्ता, मैंने जानबूझकर तुम्हारे सर से ज़रा ऊपर गोली चलाई थी। अब इनकार किया तो अगली गोली तुम्हारे सर में उतर जाएगी और इसमें भरा सा गंद खून और मक्स के साथ बह जाएगा। उठो। इसने लरज़ते हाथों से इंटरकॉम उठाया और किसी को हुक्म दिया कि ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहे। मैंने फिर एक बार इसे ख़बरदार किया, किसी भी चालाकी का इंजाम तुम्हारी मौत होगा। मैं तो मार धाड़ करके निकल जाऊँगा। जो मेरे रास्ते में आया मारा जाएगा। मैं कोई गलत हरकत नहीं करूँगी। शाइस्ता ने यकीन दिलाया। और अपनी नीली को भी संभाल कर रखना, कहीं मेरे साथ हाथ ज़ाया ना हो जाए। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने गैलरी में नीली नज़र आई। मुझे देखते ही वो चंद कदम आगे आई, मगर शाइस्ता ने इसे रोक दिया। नीली, वापस जाकर और अपनी जगह से हरकत ना करना, कोई भी हरकत ना करना, समझी? नीली ने चंद लम्हे बाद सर हिलाया। इसकी जहनी सतह चंद साल बच्चे से ज़्यादा नहीं थी, बल्कि जहन के मुकाबले में वो मुझे लाली से कम तर नज़र आती थी। इसके पास से गुजरते हुए मैं पूरी तरह मोहतात था और इसके लिए बिल्कुल तैयार था कि इसने गो जारहाना हरकत की और मैंने इसे शूट कर दिया, लेकिन इसने कोई हरकत नहीं की। मैंने शाइस्ता को आगे कर रखा था, पिस्टल इसकी कमर से लगा रखा था और फरियाल मेरे अकब में चल रही थी। मैंने इसे पीछे नज़र रखने को कहा। राहदारी और कमरों से गुजरते हुए हम बाहर निकलेंगे। हुक्म का गुलाम ड्राइवर ऐन सामने गाड़ी लिए इंतज़ार कर रहा था। किसी ने मुदाखलत नहीं की। मैं शाइस्ता और फरियाल समेत इस तरह इस बड़ी सी जीप से अकबी हिस्से में और सवार हुआ कि शाइस्ता मेरे और फरियाल के दरमियान थी। इसकी हिदायत पर ड्राइवर ने गाड़ी बाहर निकाली। कहाँ जाना है तुम्हें? ये ड्राइवर छोड़कर आएगा, शाइस्ता ने स्पॉट लहजे में कहा। मुझे बेहतर पता है कि मुझे कैसे जाना है। सबसे पहले तो ड्राइवर यहाँ से उतर जाए। शाइस्ता के हुक्म पर ड्राइवर सादतमंदी से जीप से उतर गया। मैंने ड्राइविंग सीट संभाली और शाइस्ता को अपने साथ वाली नशिस्त पर बिठाया। मुझे ख़तरा था कि वो ना तजर्बेकार और फरियाल से रिवाल्वर न छीन ले। कुछ दूर जाकर मैंने इसे भी उतर जाने को कहा। तुम्हें थोड़ी सहमत होगी, इस वक्त शायद टैक्सी ना मिले, लेकिन 2 मील पैदल चलना तुम्हारे लिए दुश्वार है। हाँ, इस लिबास में ज़रूर परेशानी होगी। प्लीज़, मैं नहीं जा सकूँगी। तो फिर सड़क के किनारे इंतज़ार करो, कोई ना कोई अहमक फंस जाएगा जो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आएगा। मैं हंसा। अब उतर जाओ। मैंने पिस्टल इसकी तरफ किया। वो सख्त बरहमी से आलम में नीचे उतरी और दरवाज़ा दे मारा। तुम सख्त कमीने और जलील आदमी हो। तारीफ़ का शुक्रिया, मैंने मुस्कुराकर कहा और गाड़ी आगे दिखा दी। दरवाज़े पर दस्तक हुई तो मैं समझी कि आप आए हैं। अकब से फरियाल बोली, मगर दरवाज़े खुलते ही इस खबीस औरत के साथ अंदर घुस आई। इसने मुझे पकड़ना चाहा। मैं भागी तो इसने मुझे नीचे गिरा दिया। मेरे मुंह पर हाथ रख कर मेरे सर पर कुछ मारा था। दूसरी तरफ ने मुझे बेहोश कर दिया था। अब तक सर दुख रहा था। मैंने इसका सर देखा था। इस पर ज़ख्म की सूजन का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब था कि इसे किसी नरम सी मकरूजनी शय से मारा गया था। फरियाल बता रही थी इस वक्त वो कुतिया गज़बनाक लहजे में कह रही थी कि मुझे रब नवाज के घर पहुंचा देगी, जहां बाकी उम्र वो कहते कहते रुक गई। लेकिन मैं इसका मतलब समझ गया था। अब तो महफूज हो, मैंने इसे तसल्ली दी। हाँ, लेकिन आपकी वजह से, अगर आप बर वक्त ना आते तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। खुदा को तुम्हें बचाना मकसूद था, इसलिए वो किसी और को वसीला बनाकर भेज देता। फरियाल का बच्चा कसमकस कर आवाज़ें निकालने लगा था। इसने परेशानी से कहा और इसने कपड़े गीले कर लिए थे और मेरे पास और कपड़े नहीं हैं इसके। अभी बहलाओ, बाद में हम जहाँ पहुँचेंगे वहाँ सब मिल जाएगा। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। मजबूरन फरियाल ने इसके गीले होने वाले कपड़े उतार दिए और इसे अपने जिस्म से लगा लिया। मौसम खासा सर्द हो रहा था। मैंने जीप का हीटर ऑन कर दिया। ज़रा सी देर में फ़िज़ा खुशगवार हद तक गर्म हो गई थी। तकरीबन 20 मिनट बाद हम नीलम हाउस के सामने थे।
दरवाजे पर नए गार्ड थे। मैंने बानो खाला या सईद में से किसी को बुलाने को कहा। मेरा नाम सुनकर बानो खाला खुद दौड़ चली आई थी। इन्होंने दरवाज़ा खुलवाया और मैंने जीप अंदर ले जाकर रोकी। सलाम दुआ के बाद मैंने खाला से कहा, ड्राइवर को बुलाकर इसे कहिए कि ये जीप कहीं दूर छोड़ाए। अरे इतनी अच्छी गाड़ी कहीं दूर छोड़ाए? खाला, बात यह है कि गाड़ी तो अच्छी है मगर है चोरी की, और फिर 2 बंदे भी हमारे गए हैं गाड़ी चुराने के दौरान में। अगर अब गाड़ी नीलम हाउस से बरामद हुई तो नीलम तो है नहीं, पकड़ी तुम जाओगी और कत्ल का इल्ज़ाम भी तुम्हारे सर आएगा। अरे वाह, मेरे सर क्यों आएगा? खाला ने खफी से कहा। बहरहाल इन्होंने ड्राइवर को बुलाया। मैंने गाड़ी के बारे में ज़रूरी हदायतें देकर इसे चाबियाँ देकर, नासिर मियाँ ये कौन है? खाला ने पहली बार फरियाल पर तवज्जो दी। अंदर चले बताता हूँ, बच्चे को ठंड लग रही होगी। अरे बच्चा भी है? खाला ने यूँ कहा जैसे बच्चा भी मेरा ही हो। बहरहाल वो हमें अंदर ले आई। मैंने इन्हें पहले देखा। मैंने इन्हें पहले तो गर्म काफ़ी लाने को कहा, फिर नाश्ता लगाने को, और हाँ इस बच्चे के लिए बाज़ार से कुछ चीज़ें मंगवानी हैं, फरियाल से पूछकर मंगवा दीजिए। फरियाल को देखकर इनका मूड ख़राब था, लेकिन इन्होंने फरियाल के बच्चे के सामान के बारे में पूछकर इसकी लिस्ट बनाई। इतनी सुबह कोई मार्केट नहीं खुलती, लेकिन बच्चों की ज़रूरत की बेशतर अशिया मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाती हैं। खाला के जाने के बाद मैं जूते उतार कर आराम से कालीन पर दराज हो गया। कमरे में हीटर की खुशगवार हरारत थी। फरियाल ने बच्चों को मेरे पास ही लिटा दिया और ख़ुद भी नींद दराज हो गई। लगता है आपकी खाला बानो को मेरी आमद अच्छी नहीं लगी, इसने मुझे अंदाज में कहा। फ़िक्र ना करो, खाला ज़रा पुराने ख़यालात की औरत है, मगर जब तुम्हारे बारे में इल्म होगा तो ख़ुद ही तुम पर मेहरबान हो जाएंगी। तुम यहाँ पूरे सुकून और हिफाजत से रहोगी। वो मुतफक्किर रही, मगर कब तक? ये तो तकदीर पर है, मैंने गोल मोल अंदाज में जवाब दिया। क्या पता आदमी का दाना पानी कब तक कहाँ होता है। और आप? इसने कहना चाहा मगर फिर खामोश हो गई। कल से मेरे लिए इसके अंदर में तब्दीली आई थी और वो मुझे तुम की बजाय आपसे मुखातिब करने लगी थी। ये तब्दीली इसके अंदर किसी तब्दीली का नतीजा थी। मैं इसकी कैफियत किसी हद तक समझ रहा था, लेकिन मैं इसे सहारा देने से कासिर था और मुझसे तवक्का लगा कर बैठ गई थी। बच्चा मुतमईन सा हाथ पाँव मार रहा था। वो बहुत प्यारा सा बच्चा था। इसकी नैन नक्श और बाल बिल्कुल फरियाल जैसे थे। मैंने इसे प्यार किया तो फरियाल खिल उठी थी। प्यारा है नासिर मेरा बच्चा, बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने जवाब दिया तो वो मुस्कुराने लगी थी। इसमें शुबा नहीं कि वो हसीन तरीन औरत थी। नीम दराज दिलकश मुजस्मा लग रही थी। मुलाजमा काफ़ी लेकर आई तो उठकर बैठ गई। इसने मुलाजमा को जाने को कहा और ख़ुद काफ़ी बनाने लगी। रात को कम सोने की वजह से मेरा सर कुछ भारी हो रहा था। कॉफ़ी पीकर मैंने ख़ुद को बेहतर महसूस किया। कुछ देर बाद खाला ने नाश्ता लगने की इतला दी। खाला ज़रा बच्चे को देख लीजिए, फरियाल ने खाला बानो से कहा, और फिर नाश्ता भी। नाश्ते से पहले फरियाल ने मुंह हाथ धोया और अपने शोल्डर कट बालों में कंघी की थी। मेरी तवज्जो हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। नाश्ते के दौरान मैं भी वो खुद खाने से ज़्यादा मेरे खाने पर तवज्जो देती रही थी। नाश्ता करके हम चाय लेकर दोबारा लिविंग रूम में चले आए। खाला बानो बच्चे से खेल रही थी। मैंने इनसे कहा, खाला मुझे कुछ रकम की ज़रूरत है। मेरी चेकबुक नीलम के पास है। मेरे पास है, लेकिन कितनी रकम की ज़रूरत है? तकरीबन 3-4 लाख। मैंने कहा, अभी बैंक खुलने में कुछ देर है और कैश वाली गाड़ी भी ज़रा देर से आती है। आप 9 बजे किसी को भेज दीजिएगा, मैं बैंक मैनेजर को फ़ोन कर दूँगा। बैंक भेजने की क्या ज़रूरत है? नीलम दे गई थी तुम्हारे लिए रकम, वो मैंने रखी है। 1 मिनट मैं लेकर आती हूँ। खाला बानो चली गई तो फरियाल ने पूछा, ये अदाकारा नीलम है ना जिसका जिक्र हो रहा है? हाँ, मैंने जवाब दिया। आप इससे क्या ताल्लुक़ है? देखा जाए तो कोई नहीं, और देखा जाए तो नीलम मेरे लिए बहुत कुछ है। चंदा भी आपको बहुत कुछ है। इसके लहजे में हल्की सी चुभन थी। हाँ, ये सारे मेरे अपने हैं। और मैं? फरियाल, अभी मुझे तुमसे मिले 2 दिन ही हुए हैं। बेशक हमारी मुलाकात ऐसे अंदाज में हुई है कि इसमें तकल्लुफ़ के पर्दे जल्द गिर जाते हैं, मगर मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए कोई बात तय कर सकूँ। मैं आपके लिए परेशानी का बास बन गई हूँ ना? इसने सर झुकाते हुए कहा। अरे नहीं, मैं हंसा। मैं बोझ पालने का कायल नहीं हूँ। इस सूरत में मैं तुमको कहीं रास्ते में उतार कर अपनी ढाल लेता। यानी आपको मेरी फ़िक्र है? वो खिल गई थी। हाँ है तो, मैंने बादल नाख्वास्ता कहा। मैं ज़रा तैयार होकर आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? वो भी उठ गई। तुम भी चलो, मैंने कहा, बल्कि तुम वहीं रह लेना। मैं इसे अपने कमरे में ले आया। नीलम ने अपने घर में मेरे लिए कमरा सेट कर दिया था। ये मेरा कमरा है। मैंने अलमारी खोली, अंदर बेशुमार कपड़े लटके थे। नीलम खुद ही लाती और सिलवाती रहती थी। इसके अलावा कई सिलाए कपड़े थे। मैंने एक पतलून और कमीज़ निकाली और फरियाल के आगे आ गई। 1 मिनट, ये आप पर इतना अच्छा नहीं लगता। इसने अलमारी से एक सुरमई पतलून और हल्के सुरमई रंग की फुल आस्तीन की गर्म जर्सी निकाली। इसे मेरे शाने से लगाया। हाँ, ये अच्छी लग रही है। मैंने इसका हाथ थाम लिया। फरियाल, तुम मेरे लिए सब क्यों कर रही हो? मुझे नहीं पता। इसकी आंखें चुराईं, बस मुझे अच्छा लगता है। फरियाल, मैंने गहरी सांस ली। मुझसे इतनी तवक्कुआत मत रखो। मैं जिस राह पर चल रहा हूँ इसका कुछ नहीं पता। मैं कल तक ज़िंदा रहूँ या नहीं, खुदा ना करे। इसने सर मेरे सीने पर रख दिया। ऐसी बातें ना करें, हकीकत से नज़रें नहीं चुराई जा सकती। मैंने नरमी से इसे अलग कर दिया और कपड़े लेकर बाथरूम में आ गया। नहा धोकर मैंने कपड़े बदले बाहर आया तो खाला बानो फरियाल से बात करते हुए इसके बेटे से खेल रही थी। इसका मूड खुशगवार हो गया था। मैंने इशारे से इन्हें फरियाल को वहीं रुकने को कहा और ख़ुद ड्राइंग रूम में आ गया। मैंने फ़ोन उठाकर लंदन में एनी के घर का नंबर मिलाया। कई बैल जाने के बाद आकिल की सोई हुई आवाज़ आई, कौन है भाई, इतनी रात गए? मेरी जो रोज़ से क्यों ताल्लुकात ख़राब करना चाहता है? भाई, मैं जोरू का भाई हूँ। मैंने जवाब दिया। अरे आप कायम मकाम ससुर अभी तक जिंदा हैं और आधी रात को उठाकर ये खबर सुना रहे हैं? प्यारे दामाद, बकबक करने के बाद बाकी पार्टी को उठा लें, मेरे पास टाइम कम है।
ऐसे मिशन पर जाना है जहाँ से वापसी का कुछ नहीं पता। मैंने इसे मुख्तसर हालात का बताया। ये बात दूसरों ख़ास तौर से एनी और नीलम को बताने की ज़रूरत नहीं है। आह, किस सितम कर काम नाम ले दिया। लड़कापन में हम भी इन खातून के पुरस्कारों में शामिल थे जिस पर आज पछतावा होता है। खुदा की कसम, इन्होंने ज़िंदगी तलक कर दी है। एनी का ज़ाती शोहर मैं हूँ, मगर इसकी सारी कमांड इनके हाथ में है। इनकी इजाज़त के बगैर मैं बीवी के पास भी नहीं फटक सकता। अव्वल तो दोनों सारा दिन ही शॉपिंग के लिए घर से बाहर रहती हैं और शाम को मैं दफ्तर चला जाता हूँ। बस सुबह हेलो हाय हो जाती है। हाय हाय, इसने इतने दुखी लहजे में कहा और मेरे लिए हंसी बर्दाश्त करना दुश्वार हो गया था। सब्र करो बरखुरदार, हर मर्द पर ऐसा दिन ज़रूर आता है। ज़ाहिर है अब सब्र के सिवा क्या चारा है। जिन पर तकिया था वही पत्ते मेरे दिल में लगी आग को हवा दे रहे थे। इसने आ भर कर कहा। दूसरों को बुलाने चला गया। चंद लम्हे बाद ही नीलम लाइन पर थी। इसने चला कर कहा, नासिर कहाँ थे तुम? मैंने इतनी बार फ़ोन किया और तुम्हारे मोबाइल से जवाब नहीं आ रहा। मैं आउट ऑफ रेंज था। दरअसल ख़तरात भांप कर लाहौर से चला गया था। कई दिन बाहर ही रहा। क्या हुआ, हालात तो ठीक है? हाँ ठीक ही है, मैंने हंसकर कहा। मेरे साथ एक और पनाह के दिन तुम्हारे महल में आया है। कौन है? नीलम चौंकी। मैंने इसे फरियाल के बारे में बताया। मुझे मालूम था कि खाला बानो इसे फरियाल के बारे में बता देंगी, लिहाजा मैंने पहले ही बता दिया। नीलम ने पूछा, तुम्हारे हाथ कैसे लगी रब नवाज़ की बहू? बस किस्मत की बात है। मैं जिस जगह गया था वो इत्तेफाक से रब नवाज़ की निकली। इसके आदमी पीछे लग गए थे। इनसे बचने के लिए मैं जिस जगह छुपा वहाँ फरियाल मौजूद थी। वो भी इत्तेफाक ख़ानदान के जुल्म का शिकार है और इसकी औलाद इसके बच्चे की मदद से मैं रब नवाज़ पर दबाव डाल सकता था। इस वक्त मुझे ख्याल आया कि रब नवाज़ ने मुझसे फरियाल की कोई बात ही नहीं की थी। कैसे इल्म नहीं था कि इसकी बहू मेरे साथ फ़रार हो गई थी, इसकी बीवी मेरे साथ फ़रार हो गई थी? क्या लाली ने यह बात इसे नहीं बताई थी? इसका मतलब था कि वो अभी बेखबर था, मगर इसे फरियाल के भाग जाने का ज़रूर इल्म हो गया होगा। अभी वो बेटे के शौक़ में था। इसके बाद ही वो फरियाल की तरफ तवज्जो देता। कुछ देर नीलम और फिर एनी से बात करके मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। रईस की तबीयत ख़राब थी, वो सो रहा था। मैंने इसे जगाने से मना कर दिया। फ़ोन रख के मैं वापसी अपने कमरे में आया। मुझे देखकर खाला बानो ने एक ब्रीफ केस मेरे सामने रख दिया। ये नंबरों से खुलने वाला था। मैंने खाला बानो को बताया, नंबर मिलाकर लॉक खोला। अंदर सुरमई नोटों की गड्डियाँ सलीके से जमी थीं। ये कम से कम 10 लाख रुपये थे। मैंने इनमें से 4 गड्डियाँ निकाल लीं। मैं तैयार था, लेकिन अभी गाड़ियों के शोरूम खुलने में देर थी। मैं आराम करने के लिए बिस्तर पर धराज हो गया था। मैंने खाला बानो से काफ़ी की फरमाइश की तो वो समझ गई कि मैंने टहला रहा हूँ। किसके हाथ भिजवा दी हूँ? वो उठते ही बोले, मुझे और बहुत सारे काम हैं। इनके जाते फरियाल जो अब तक बैठी थी बेतकल्लुफ़ से अपने बच्चे के पास दराज हो गई। मैं बेख्तियार इससे नज़रें चुरा गया था। मैंने नीलम से बात कर ली थी, यहाँ पर तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसने बच्चे के बालों से खेलते हुए कहा, मैं सिर्फ आपको जानती हूँ, किसी नीलम को नहीं जानती। प्लीज़ फरियाल। मैं थोड़ा सा झला गया था। मेरे मसाइल में इजाफा मत करो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे सख्त लहजे का वो इतना असर ले लेगी। इसकी आंखों में पानी भर आया। फिर वो मुँह छुपा कर रोने लगी। मैं आप पर इतनी ही बोझ हूँ तो क्यों हाथ लाए, कहीं छोड़ आए होते? मेरा ये मतलब नहीं था। मैं पशेमानी से कहा, मुझे आप पर बोझ नहीं बनना चाहिए था। वो बोली और बिस्तर से उठने लगी। फरियाल रुको। मैंने इसका हाथ पकड़ा। छोड़ें मुझे। इसने मज़ाहमत की। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। कहाँ जाओगी? मैं कहीं भी चली जाऊँगी। इसने हाथ छुड़ाने की कोशिश जारी रखी। मैंने इसे खींच कर बिस्तर पर बिठा दिया। फजूल बातें मत करो। ना तो तुम कहीं जाओगी और ना मैं इसकी इजाज़त दूँगा। मैंने तेज़ लहजे में कहा, तुम इस घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी। वो औंधे मुँह गिर कर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बुखला गया था। सिचुएशन ऐसी थी कि खाला बानो या कोई और मुलाजिम आ जाता तो न जाने क्या सोच। ऐसे खामोश कराने की कोशिश करने लगा। फरियाल प्लीज़ चुप हो जाओ, खुदा के लिए। मैंने ऐसा क्या कह दिया? बाबा अभी कोई आ जाएगा और ना जाने क्या समझेगा। मगर इसके रोने धोने में कोई फ़र्क नहीं आया। मजबूरन मुझे इसे सहला कर चमकार कर खामोश कराना पड़ा। रफ्ता रफ्ता इसके आंसू से धुले चेहरे पर उजली सी मुस्कुराहट नमूदार होने लगी। वो करवट बदल कर मेरे करीब आ चुकी। जब मेरा रोना बर्दाश्त नहीं है तो मुझे क्यों रुलाते हैं? सॉरी, मैंने कहा। इसी लम्हे मोबाइल की बेल बजी। मेरे अक्का में बिस्तर के सराहने बने लकड़ी के शेल्फ पर रखा था। मैंने घूमना चाहा लेकिन फरियाल ने मुझे रोक दिया। मैं उठाती हूँ। इसने और करीब आकर हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठा लिया और इस बहाने अपने वजूद की सारी नरमी गर्मियों से मुझे रोशनास कराने लगी। मोबाइल मुझे देने की बजाय इसने खुद कॉल रिसीव की। हेलो। वो बोली, हाँ मैं ही हूँ शाह आलम। वो मेरे पास हैं, बहुत पास, सांसों से भी नज़दीक। तुम खुद क्या हो? मैं समझ गया दूसरी तरफ शाइस्ता थी, जैसे फरियाल जला रही थी। मैंने इससे मोबाइल छीन लिया। दूसरी तरफ शाइस्ता खराटे से गालियाँ दे रही थी। क्या बकवास है, मैंने सख्त लहजे में कहा। ये कुतिया ठीक कह रही थी, तुम वाकई इसके बगल में हो। फरियाल ने फ़ोन से कान लगाकर सुनने की कोशिश की थी। शाइस्ता ज़ुबान को काबू में रखो। हर एक को अपनी तरह हाफ़िज़ ज़्यादा मत समझो। फरियाल मेरे पास है लेकिन इन मानों में नहीं। मुझे तुम जानती हो ना। वो तंजिया अंदाज में हंसी। औरत तो बड़े बड़ों के कदम उखाड़ देती है। हाँ लेकिन हर औरत नहीं। मैं फरियाल को ऐसा नहीं समझता। शाह आलम तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर मैंने रब नवाज़ को चंदा के बारे में तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकती? तब तुम मुझे ठुकरा कर इस हराफा को साथ ले जा सकते हो। तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? शाइस्ता मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तुम भी रब नवाज़ से मुख्तलिफ नहीं हो। जैसे इसके नज़दीक सिर्फ अपनी आप मफादात की अहमियत है, इससे तो तुम भी सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोचती हो। तो क्या बुरा करती हूँ? सारी दुनिया सोचती है। मेरे कमीज़ के बटनों से खेलती फरियाल रुक गई थी। इसे अंदाज़ा हो गया था कि बात गलत रुख पर जा रही है। मैंने इसका चेहरा ज़रा दूर किया। इसकी गर्म सांसें मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। शाइस्ता तुम रब नवाज़ को चंदा के बारे में कुछ नहीं बताओ।
ज़रूर बताओ, लेकिन ये सोच कर बताना कि इसके बाद रब नवाज़ के इल्म में और भी बहुत कुछ आएगा। इससे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास रब नवाज़ के ख़िलाफ़ कई पत्ते हैं। मालूम होने के बावजूद वो चंदा का उबाल भी भीखा नहीं कर सकेगा। शाइस्ता को साफ सूंघ गया। वो मेरी धमकी का मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। खासी देर बाद इसने हंसकर कहा, मैं तो ब्लफ कर रही थी, बस फरियाल की बात सुनकर गुस्सा आ गया था। मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि तुमने गाड़ी का कहा, अब मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैंने इसकी बात काटी। फ़ोन करने का शुक्रिया। मैंने कॉल ख़त्म करके फ़ोन बिस्तर पर फेंक दिया। शाइस्ता की बात ने मेरे सोचों को मुंतशिर करके रख दिया था। अगर रब नवाज़ को चंदा के शाह आलम से ताल्लुक़ का पता चल जाता तो सूरत हाल यकसर बदल जाती। रब नवाज़ के ख़िलाफ़ सारे सबूतों से ज़्यादा अहम चीज़ मेरे लिए चंदा की एक उंगली थी। इससे मैं ज़रा सा नुकसान होते भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर रब नवाज़ मुझे चंदा के हवाले से धमकी देता तो शायद मैं हथियार डाल देता। परेशानी के आलम मुझे एक बार भी फिर सिगरेट की तलब होने लगी थी। फरियाल बगौर मुझे देख रही थी। क्या कहा शाइस्ता ने? इस जिले ने चंदा की धमकी दी है। हाँ, मैंने सराहने रखा, सिगरेट का पैक उठाया। इसकी बात ने मुझे परेशान कर दिया था और अब परेशानी ख़त्म करने के लिए सिगरेट का सहारा ले रहे हैं। इसने अचानक मुझसे पैकेट छीन लिया। पैकेट दो। मैंने वापस लेने की कोशिश की, मगर इसने हाथ से पैकेट चुरमुर करके इसे दूर फेंक दिया। अगर आपको परेशानी में किसी सहारे की ज़रूरत है तो क्या मैं नहीं हूँ? इसकी बात सुनकर मुझे झटका लगा था। मैंने हैरत से इसे देखा। फरियाल, अभी मैं शाइस्ता के सामने दोबारा दिफा कर रहा था और तुम? आप गलत समझ रहे हैं, मेरा वो मकसद हरगज़ नहीं है, इसने नरमी से कहा। फिर इसका चेहरा शुरू हो गया। वैसे भी मैं इद्दत में हूँ, तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा लहजा बरम था। औरत सिर्फ एक ही तरह की तस्कीन का बाश नहीं होती, वो माँ, बहन और बेटी के रूप में भी सुकून बख्शती है, इसने कहा और मेरा सर अपने सीने से लगा लिया। इसकी उंगलियां मेरे बालों में सर आ रही थी। मैंने सचमुच बेहद सुकून महसूस किया था। मेरे जहन का इंतशार रफ्ता रफ्ता ख़त्म होता गया था, हत्ता कि मैंने महसूस किया कि अब मैं दुरुस्त तरीके से सोचने समझने के लायक हूँ। मैंने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। थैंक यू फरियाल, वेलकम। वो मुस्कुराई। मैं उठ बैठा। तुम वाकई अच्छी हो। हाँ, लेकिन हर एक के लिए नहीं, इसने मैंने खश लहजे में कहा। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो जल्दी से बिस्तर से उठ गई। मुलाजमा काफ़ी ले आई थी। फरियाल ने काफ़ी बनाकर मुझे दी। इसने खुद नहीं ली थी। बच्चे की वजह से वो चाय काफ़ी किस्म की चीज़ें कम ही इस्तेमाल करती थी। काफ़ी ख़त्म करके मैंने घड़ी की तरफ देखा। 11 बज रहे थे। अब मुझे चलना होगा, मैंने फरियाल से कहा। वो उदास हो गई थी। फिर आप कब आएंगे? कुछ कह नहीं सकता। मुमकिन है कल तक वापस आ जाऊँ और ये भी मुमकिन है कभी भी नहीं, खुदा ना करे। इसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, फिर मेरे गले में बाहें डालकर ज़ोर से चुकी। मुझे एतराफ़ है कि इसके गदाज और नम लबों का लमस मुझे अच्छा लगा था। बस इतना याद रखिएगा कि इसने सरगोशी की कोई आपकी राह देख रहा है। फरियाल, इतना दूर मत जाओ कि वापसी की राह भी ना रहे। मैंने संजीदगी से कहा। मुझे तुम कुछ नहीं दे सकते हो। मैं अभी आप कुछ से मांग नहीं रही हूँ। इसकी आवाज़ भर गई। बस आप मुझे अपने साथ रखें, बेशक खादमा बना कर रख लें। तुम दिल में रखने के काबिल हो। इसकी पुष्ट सहराते हुए मैंने नरमी से कहा, मगर मैं मजबूर हूँ और मेरी मजबूरी से तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो। मैं जानती हूँ। इसने अलग होकर आंखें साफ़ की। चंदा आपके लिए अहम तरीन हस्ती है, मगर सिर्फ आपकी तवज्जो चाहती हूँ, बस थोड़ी सी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मैंने पिस्टल जेब में रख ली। हुलिये में किस कदर तब्दीली के लिए मैंने सर पर पुरानी वाजा की अंग्रेज़ी टोपी और स्याह शीशों की ऐनक ले ली थी। रकम एक कपड़े में लपेट कर पतलून के नीचे कमर से बांध ली थी। नीलम हाउस के पोर्च में कई गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन मैंने स्याह शीशों वाली पजारों का इंतखाब किया। मैंने ड्राइवर से कहा, ये गाड़ियों को शोरूम तक छोड़ दे। रास्ते में मुझे असलम का ख्याल आया। मैंने ड्राइवर से इसके बारे में पूछा। इसने कहा, वो तो चला गया साहब। चला गया? मगर कहाँ? पता नहीं, बस एक दिन खामोशी से चला गया। इसका कुछ सामान अभी तक पड़ा है। असलम के दिल में अपने ख़ानदान के रबनवाज के हाथों तबाही के बाद इंतकाम का शोला पूरी तवानाई से जल रहा था। मैं इसे बड़ी मुश्किल से राम करके लाया था, लेकिन नीलम हाउस का पुरसुकून माहौल इसकी बेकरार रूह को करार नहीं दे सका। मौका पाते ही वो निकल गया था। अब न जाने कहाँ होगा। मुमकिन है रबनवाज से इंतकाम लेने के चक्कर में किसी आज़ाब में गिरफ़्तार हो या इससे दुनिया से गुजर गया हो। शोरूम के इलाके में आकर मैंने ड्राइवर को वापस जाने के लिए कहा। रास्ते में देखता है कि मुझे शुबा नहीं हुआ था कि कोई हमारा ताक़ुब कर रहा था। सड़क पार करके मैंने नज़र आने वाले पहले शोरूम में कदम रखा ही था कि कई सेल्समैन मेरी तरफ लपके। सबकत एक गोल्ड मोल्ड पटोल से नज़र आने वाले सेल्समैन ने हासिल की थी। ये सर फरमाइए, मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ। मैं एक 4 व्हील ड्राइवर चाहिए। एक छोटी हो मगर बेहतरीन कंडीशन में हो। हाँ, तेज़ रफ्तार होनी चाहिए। जीप मिलते ही मैं रवाना हो गया था। 3 बजे मैंने लाहौर की हदूद को अबूर किया और कसूर जाने वाली सड़क पर सफ़र कर रहा था। फरियाल के हसास से निकलने के बाद मैं एक बार फिर चंदा के बारे में फ़िक्रमंद था। इस औरत ने इतनी देर के लिए मेरे हवास पर काबू कर लिया था। हसीन औरत एक ऐसी आफत होती है जिसे शाहजही कोई बच न पाता हो। फरियाल बेशक शाइस्ता के मुकाबले में कहीं बाकिरदार और बाहयात औरत, लेकिन मुझे अपना मान लेने के बाद इसके हथकंडे भी मुख्तलिफ नहीं थे। बहाने से मेरे नज़दीक आना, नाज़ो अंदाज़ दिखाना, अपने वजूद की नरमियों गर्मियों से रोशनास कराना, ये सब मुझे मुतासिर करने की कोशिशों का एक हिस्सा था। चंदा के फ़ोन ने मुझे उलझा दिया था। अगर इसे वहाँ से फ़ोन करने का मौका मिला ही था तो वहाँ फ़रार क्यों नहीं हुई थी? लाजमी है इसे इसकी हमदर्दी हासिल थी जिसकी मदद से इसके फ़ोन किया था। अगर वो वहाँ से फ़रार हो गई तो उसे वापस लाहौर आ जाना चाहिए था। इस सूरत में वो कमाल के पास चली जाती या नीलम हाउस का रुख करती, मगर वो किसी जगह नहीं आई थी। इन्हीं सोच में शाम 5 बजे तक मैं मलक मेहरबान की हवेली तक जा पहुँचा था। मुझे देखकर पहले तो हैरान फिर खुश हुआ था। वो मुझसे लिपट गया। यार नासिर साहब, आप कहाँ गायब हो गए थे? मैं तो परेशान हो गया था। आपकी बीवी कहाँ है? बस मलक साहब, यहाँ से निकले तो रास्ते में एक हादसा पेश आ गया था।
मेरी बीवी ज़ख्मी हो गई थी, इसे फ़ौरन वापस लाहौर ले गया था। इसे हॉस्पिटल के चक्कर में आपको बताने का मौका नहीं मिला था। मैंने फ़ौरी तौर पर कहानी बनाई। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ जी, इसने कहा और मुझे अंदर ले गया। रस्मी बातों के बाद चाय पीते हुए मैंने इससे सामान के बारे में पूछा। ओ जी, अभी आए हो, ज़रा दम तो लो, आराम से सामान भी देख लेना, रात इधर ही रहना ना। नहीं मलक साहब, मुझे मेजर साहब के पास जाना है, इनसे मुलाकात ज़रूरी है। मेरा सामान अभी आपके पास ही रहेगा, मुझे सिर्फ कुछ चीज़ें दरकार हैं। इसने इसरार करके मुझे इतना कुछ खिला दिया था कि अब रात के खाने की गुंजाइश नहीं थी। पता नहीं मलक मेहरबान सादा आदमी था या सच में शरीफ था। इसने मेरी कहानी पर यकीन कर लिया और कोई सवाल नहीं किया। 7 बजे मैं इसके पास से रुखसत हुआ तो सूरज गुरूब हो चुका था और अंधेरा बेहद तेज़ी से छाया था। नवंबर के आगाज़ में साथ ही मौसम के तेवर बदल गए थे। रात को खासी सर्दी पड़ने लगी थी। मलक मेहरबान ने जाते हुए ज़बरदस्ती हाफ आस्तीन का अपना स्वेटर दे दिया था। मैंने सूटकेस से वह सबूत हासिल कर लिए थे जो रब नवाज़ को इस मुल्क और कौम का गद्दार साबित करने के लिए काफ़ी थे, मगर इसके खिलाफ मुजरमाना रिकॉर्ड में वहीं छोड़ दिए थे। ये मैं इसे वापस करने का वादा कर चुका था। फील्ड हेडक्वार्टर के मेन गेट पर हस्ब मामूल चौकस जवान मौजूद थे। इन्होंने मेरा नाम और काम पूछा और अंदर इतला करे। मेजर शाहिद मौजूद था। इसने फौरी तौर पर मुझे अंदर बुलवाया। इसने गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। यार, कहाँ गायब हो गए थे? मैंने बाद में राब्ते की कोशिश की मगर तुम मिले ही नहीं। बस मेजर, फंस गया था ज़रा। मुझे दफ्तर की बजाय अपने कमरे में ले आया। इसने अपने अर्दली को भना हुआ मुर्ग तैयार करने का हुक्म दिया। मैंने इसे बताया कि मैं खाना खाकर आया हूँ, मगर इसने मेरी नहीं सुनी। इसने कहका मार कर कहा, मुर्ग अपनी जगह खुद पैदा करेगा। 1 घंटे में मैंने इसे रब नवाज़ के करतूतों के बारे में तफसील से बताया। नीम इंसानी नीम हैवानी मखलूक के बारे में सुनकर वो हैरान हुआ था और लाल हवेली का सुनकर वो उछल ही पड़ा था। मेरी नाक तले ये सब हो रहा है, मैं देख लूँगा इन सब गद्दारों को। मेजर, मैं मशवरा दूंगा कि इसे आर्मी इंटेलिजेंस के सपुर्द कर दो। रब नवाज़ को मामूली आदमी मत समझो। ये ख़ानदान हुकूमत की जड़ें हिला सकता है। इससे बेहद एहतियात से निमटना होगा। मैं समझता हूँ। इसने सर हिलाया। तुम इनके खिलाफ कुछ सबूतों की बात कर रहे थे। सबूत का एक हिस्सा मैं साथ लाया हूँ, मैंने कहा और वो बंडल इसके सामने रखा जिसमें कैसेट्स और फ़ोटोग्राफ थे। इनकी मदद से कोई भी अदालत रब नवाज़ और इसके साथियों को कई बार फांसी के फंदे की सज़ा दे सकती है। इसने पैकेट खोला और अंदर से बरामद होने वाली कैसेटों को एक तरफ रखा। तस्वीरें देखते हुए इसके चेहरे पर बार बार गैज़ो गज़ब की सुर्खी छा रही थी और वो मर्दाना ज़ुबान में बता रहा था कि वो इन गद्दारों के साथ क्या करेगा। इस असना में इसके उर्दली ने मुर्ग तैयार होने की इत्तला दी और फटाफट ले आओ। मेजर शाहिद ने कहा। गुस्से में और भूख लगने लगी है। मुर्ग वाली मज़े का था और उर्दली अच्छा बावर्ची था। मैंने ख्वाहिश ना होने के बावजूद अच्छा खासा खा गया था। खाने के बाद हमने काफ़ी पी जो मेजर शाहिद ने खुद बनाई थी। यार, ये कैसेट सुनने के लिए कोई टेप रिकॉर्डर चाहिए। 1 मिनट में अपने नायब कैप्टन गौरी से पूछता हूँ, इसे गानों का शौक़ है। वो चला गया। कैप्टन गौरी का नाम मुझे याद नहीं था, लेकिन एक बार इससे मुलाकात हुई थी और फ़ोन पर बात हुई थी। वो मुझे अच्छा लगा था। अज़ाइम और हौसला से चमकता दमकता नौजवान जिसके लिए फ़ौज नौकरी नहीं बल्कि मिशन था। मेजर शायद एक छोटे मगर अच्छे टेप रिकॉर्डर के साथ वापस आया था। मैंने तरतीब के लिहाज से नंबर 1 कैसेट लगाया। हम दोनों सुनने लगे थे। जैसे जैसे कैसेट आगे बढ़ रही थी मेजर शाहिद का तैश बढ़ता जा रहा था। मैंने इसे मुख्तलिफ़ कैसेटों के ख़ास हिस्से सुनाए थे। इसने हाथ पर मुक्का मारा। ये सबूत इन गद्दारों को काफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए काफ़ी हैं, मगर तुम्हें जल्दी करना होगी। इससे पहले ये लोग ख़तरा भाग पर या किसी और वजह से फ़रार हो जाए। ख़ास तौर पर रब नवाज़ पर खासा दबाव है। ये सबूत तुमने कहाँ से हासिल किए? इस चक्कर में ना पड़ो। मैं इन लोगों के नाम नहीं ले सकता जिन्होंने जान पर खेल कर ये सबूत जमा किए हैं। इनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, वो सामने नहीं आ सकते। बाकी मैं हाजिर हूँ। मेजर शाहिद की पेशानी पर शिकने पड़ गई थी। ओके, मैं देख लूँगा। और काफ़ी के बारे में क्या ख्याल है? वो थर्मास तक गया। बिल्कुल चलेगी, मैंने कहा। इसने दोबारा कपों में काफ़ी निकाली। एक कप मुझे दिया। मैं ऑफिस से आता हूँ, बात करना होगी। मेजर शाहिद, मैं चाहता हूँ कि लाल हवेली पर फौरी छापा मारा जाए। सब कुछ वहीं है और मेरे साथी भी इस जगह कैद है। मैं इसकी सलामती लेकर सख्त परेशान हूँ। समझता हूँ। इसने सारी कैसेट्स वापस पैकेट में डाली। क्या अब मैं ये ले जा सकता हूँ? क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं ये सब तुम्हारे लिए ले आया हूँ। इसने कैप्टन गौरी वाली कैसेट वापस टेप में लगाई और पैकेट लेकर चला गया। मैं आराम से इसके बिस्तर पर दराज हो गया। काफ़ी वाक़ई लजीज़ थी, मैंने लुत्फ़ अंदोज़ होकर कहा था। काफ़ी ख़त्म करके मैंने कप रखने के लिए उठना चाहा और मेरे पैरों ने जैसे हरकत करने से इनकार कर दिया।